प्रैक्टिस के लिए कि और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका गेन हो, एक वीडियो भेजा था, क्लास रिकॉर्डिंग भेजा था, तो वो आपने कर लिया होगा भाई। कुछ इसके डाउट्स में अगर आएंगे आपके, आप सेंड कर देना, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आपका टेस्ट जो है, जो हमने दे दिया है स्केड्यूल कि संडे के बाद इसका टेस्ट होगा, संडे भी कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा ऑसिलेशन पे, देख लेते हैं। फिलहाल ये है कि आज हमें वेव मोशन शुरू करना है, लास्ट क्लास में ही करना था, लेकिन आज तो कम से कम वेव मोशन स्टार्ट कर दें हम लोग, और इसका टेस्ट होगा, आप अच्छे से देना और काम करो, बैकलॉग छोड़ो। देखो भाई, रेजोनेंस हम लोगों ने तो देखा ही था, ऑसिलेशन में लास्ट में रेजोनेंस था, उस पर एक ये डायग्राम भी कभी कभी ज़रूरत पड़े तो पूछा जा सकता है। देखो भाई, ये डायग्राम अगर दिख रहा हो क्लियरली, दिख रहा है क्या बोर्ड पे जो लिखा हुआ है? चलो, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। द फेनोमेना ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड नहीं, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट नहीं, इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड। याद होगा मैंने बताया था, स्विंग का एग्जांपल लिया था कि जैसे ही ये एंड पे आए, हम लोग एनर्जी अगर फीड करते रहें, 2 जूल पर साइकिल अगर दे रहे हों, तो ये धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाता है, और जब 1.5 जूल पर साइकिल लॉस हो और 2 देंगे, फीड करेंगे 2 जूल पर साइकिल, और 1.5 का लॉस है तो फिर भी गेन करेगा 0.5 का, तो एम्पलीट्यूड और इंक्रीज करेगा। अब हमारा लॉस मान लो 1.9 होने लग गया, और हम लोग 2 जूल पर साइकिल दे रहे हैं, 2 जूल पर साइकिल दो और 1.9 जूल पर साइकिल लॉस हो, तो फिर भी 0.1 का गेन हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड थोड़ा और इंक्रीज करेगा, कोई बात नहीं। अब ये 2 जूल पर साइकिल लॉस भी होने लग गया और 2 जूल पर साइकिल फीड भी कर रहे हैं, तो अब एम्पलीट्यूड हो जाएगा कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन हो गया। लेकिन ये तभी होगा जब हमारा फ्रीक्वेंसी अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स का इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम हो। ऐसे कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं, और रेजोनेंस कंडीशन में एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज हो जाता है। इट मीन्स अप्लाइड का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो ग्राफ में अगर देखें तो ओमेगा डी अपॉन ओमेगा लिखा हुआ है। ओमेगा डी अपॉन ओमेगा मतलब एक तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला है, समझो कि ये है 2 पाई एफ, और ये है 2 पाई इंटू ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, और ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी। तो जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएं, इट मीन्स ये ओमेगा डी अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हों, मीन्स अप्लाइड जो पीरियोडिक फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, उसका फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये दोनों जब सेम हो जाएं, तो ये रेशियो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है उसको ज़रा हम लोग देखें, तो यहाँ पे है ओमेगा ड्राइविंग फोर्स का डिवाइडेड बाई ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये ड्राइविंग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, और इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पे 1 वैल्यू है, ओमेगा डी अपॉन ओमेगा इज 1। 1 होने का मतलब है रेजोनेंस में आ जाना, दोनों सेम वैल्यू हो जाना, रेजोनेंस में आना। 1.2 का मतलब रेजोनेंस में नहीं है, ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी स्लाइटली लार्जर है। जब ये स्लाइटली लार्जर होगा तो ये 1 से लार्जर हो जाएगा ये रेशियो, और जब ये ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। तो जब लेस देन 1 है तो देख रहे हो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड दिखाया गया इधर, तो एम्पलीट्यूड कम है भाई, क्योंकि 0.6 है रेशियो, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे बहुत कम है ये हमारा। तो इस कंडीशन में कम एम्पलीट्यूड 0.8 हो, इट मीन्स ये जितना है उसका 0.8 टाइम्स है ये, तो उस कंडीशन में हमारा एम्पलीट्यूड देखो ये ऐसे बढ़ रहा है भाई, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। और जब हमारा 1 हो जाएगा तो हमारा एम्पलीट्यूड और इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज होकर के यहाँ रहेगा, या ये इंक्रीज होकर के यहाँ पहुँच जाएगा, या इंक्रीज होकर के और ऊपर हो जाएगा। वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि एम्पलीट्यूड कितना बढ़ेगा भाई? तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा डैम्पिंग फोर्स कितना है। अगर डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा है तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड को ग्रो नहीं करने देगा। मान लो कि आप यही काम जो 2 जूल पर साइकिल दे रहे थे वो पहले वाटर में पेंडुलम को रख दिया और तब कर रहे हैं, तो ये कम ही एम्पलीट्यूड पे सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि कम ही एम्पलीट्यूड पे 2 जूल पर साइकिल लॉस होना शुरू हो जाएगा, और आप 2 जूल पर साइकिल दे रहे हो, तो कम ही एम्पलीट्यूड पे ये सैचुरेशन में आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड का बिल्डअप तो होगा, बट बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन इसको एयर में अगर करें तो एयर में 2 जूल पर साइकिल जब दोगे तो 2 जूल पर साइकिल का लॉस होने के लिए इतने बड़े एम्पलीट्यूड पे इसको वाइब्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर के पर साइकिल 2 जूल का लॉस होगा
ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस। तो इस कंडीशन में सैचुरेशन एम्पलीट्यूड इतना बड़ा होगा, मीन्स रेजोनेंस कंडीशन में एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डैम्पिंग फोर्स और कम हो जाए, वैक्यूम में लेके चले जाएं, वैक्यूम में लेके चले जाएंगे तो यहाँ का खाली फ्रिक्शन है वही एनर्जी डैम्प करेगा। तो ऐसे कंडीशन में 2 जूल पर साइकिल दे रहे हो तो 2 जूल पर साइकिल के लिए इतना बड़ा एम्पलीट्यूड चलना पड़ेगा। इट मीन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ज़्यादा हो जाएगा जब डैम्पिंग कम हो तो। यानी कि ये क्या है, इधर बी का वैल्यू देखो साइड में लिखा हुआ बी है डैम्पिंग कांस्टेंट। याद होगा डैम्पिंग फोर्स होता था -BV, जो आता था 6 पाई आर एटा भी, हम लोग स्टोक्स लॉ से पढ़ते थे भाई, विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग डैम्पिंग फोर्स या विस्कस फोर्स बोले तो कांस्टेंट टाइम्स स्पीड, वेलोसिटी के अपोजिट में होता है तो -BV से लिखते हैं इसको बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। अगर डैम्पिंग कांस्टेंट स्मॉल है इसका मतलब कम डैम्पिंग फोर्स है, उतना ही वेलोसिटी के लिए कम डैम्पिंग फोर्स है। अगर ये बी का वैल्यू लार्ज हो जाएगा इसका मतलब ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स है। अगर वैक्यूम में चले जाओ तो ये बी का वैल्यू वेरी स्मॉल होगा, और अगर एयर में जाओ तो बी का वैल्यू थोड़ा लार्ज होगा, और वाटर में जाओ तो वी का वैल्यू और लार्ज होगा, और हनी में चले जाओ तो बी का वैल्यू वेरी लार्ज होगा। तो डैम्पिंग कांस्टेंट जो कि एटा पे देखो, डैम्पिंग कांस्टेंट में एटा भी आता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, 140 है, यहाँ 70 है डैम्पिंग कांस्टेंट, यहाँ पे है 50। बिल्कुल डैम्पिंग कांस्टेंट 0 हो जाए ऐसा तो होता नहीं है, हर सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ डैम्पिंग ज़रूर होगा, डेसिपेटिव फोर्स ज़रूर होगा। तो यहाँ दिख रहा है 3 ग्राफ तुम्हें, एक 50 ग्राम पर सेकेंड का है लिस्ट डैम्पिंग, 50 है, यहाँ 70 है, यहाँ 140 है। तो ज़्यादा डैम्पिंग रहेगा तो कम एम्पलीट्यूड का बिल्डअप होगा, कम डैम्पिंग होगा, कम डैम्पिंग फोर्स यानी कम विस्कस फोर्स होगा तो उस कंडीशन में ज़्यादा एम्पलीट्यूड बिल्डअप होगा। वो तो बात क्लियर है, वो तो सब लोग समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब ये रेशियो 1 होगा तभी हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा। बाकी जब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम और अपना जो ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैच ना करें तो एम्पलीट्यूड बहुत कम बिल्डअप होगा, बहुत कम होगा एम्पलीट्यूड। लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तभी तो हमारा अर्थक्वेक जब होता है तो जिस बिल्डिंग का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरी लार्ज होता है और उसके चलते वो कोलैप्स कर जाता है। ये सब हम लोगों ने देखा था भाई। तो द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, ये मैं PDF आपको भेज दूँगा, PDF तो भेजता ही हूँ, आप देख ले सकते हैं। तो इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है भाई। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का कितना एम्पलीट्यूड है भाई, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड, एंड डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू को ही डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर। फोर्स्ड ऑसिलेटर, रेजोनेंस भी क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेटर का ही एग्जांपल है। रेजोनेंस भी फोर्स्ड ऑसिलेशन का ही एग्जांपल है। ये फोर्स्ड ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स वही रहता है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो इसको स्पेशल केस को हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन में स्पेशल कंडीशन दैट इज रेजोनेंस बोलते हैं। The figure shows displacement amplitude of a forced oscillator as a function of a ratio of angular frequency of driving force and a natural frequency. ठीक है। The amplitude is greatest when omega d upon omega is 1. भाई ड्राइविंग फोर्स का ओमेगा और ओमेगा 1 हो, बिल्कुल ये तो बात होता ही है। द रेजोनेंस कंडीशन एंड द 3 कर्व्स करस्पॉन्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ डैम्पिंग। जो 3 कर्व हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ डैम्पिंग के लिए है प्रेजेंट इन द सिस्टम। द कर्व 1 and 3 correspond to minimum and maximum damping. ये 1 वाला और ये 1 वाला है मिनिमम डैम्पिंग है तब, और ये 3 वाला है जब मैक्सिमम डैम्पिंग है तब। ठीक है। रेजोनेंस कॉजेज डिजास्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिल्डिंग बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रेजेंट इन अर्थ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में जो हमारा वेव होगा जिसको सिस्मिक वेव बोलते हैं, उसका मैचिंग अगर हो जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द बिल्डिंग, देन द बिल्डिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद लार्जर एम्पलीट्यूड एंड हेंस इट कोलैप्सेस। ठीक है भाई। एंड सोल्जर्स ऑफ मार्चिंग ट्रूप्स, जो मार्चिंग ट्रूप्स जा रहे होते हैं सोल्जर्स के, तो उस कंडीशन में सोल्जर्स के ट्रूप्स को बोला जाता है आर ऑर्डर्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल क्रॉसिंग ए ब्रिज, बताया ही था। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्रिज मैचेज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेप्स ऑफ द सोल्जर्स। तो अगर मैचिंग हो जाए इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद लार्ज एम्पलीट्यूड एंड हैंस गेट्स डैमेज हो सकता है भाई। तो इसलिए ये रेजोनेंस जो होता है वो अच्छा नहीं रहता।
रेजोनेंस को हम लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन कई जगह रेजोनेंस हमारा काम का भी होता है। रेजोनेंस का तो बहुत यूज़ है, हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे। रेजोनेंस एसी सर्किट में भी होता है, जिससे कि हम लोग रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी देख पाते हैं। टीवी भी देख पाते हैं, आपको जब मर्जी होता है कि सोनी टीवी देख लेते हैं, जब मर्जी होता है स्टार टीवी देख लेते हो, जब जो मर्जी होता है आप देख लेते हो। क्यों भाई? फ्रीक्वेंसी मैचिंग, हम लोगों का रेजोनेंस कंडीशन जब आता है स्टार टीवी के फ्रीक्वेंसी के साथ, तो स्टार टीवी के प्रोग्राम्स को टीवी हमारा रिसीव करेगा और उसी को फिर प्रोसेस करके आपको पिक्चर ट्यूब के थ्रू टीवी में दिखाएगा। तो उसमें भी रेजोनेंस होता है। सीरीज LRC सर्किट होता है, 12th क्लास में पढ़ेंगे रेजोनेंस इन AC सर्किट। ठीक है भाई, तो ये सब था थ्योरेटिकल बात जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ही था। एक साथ में एडिशनल आपको वीडियो मैंने भेजा ही था क्लास रिकॉर्डिंग, कि आप थोड़ा और लेवल का प्रैक्टिस कर लें ऑसिलेशन का। और अभी शुरू करना है हम लोगों को वेव मोशन। ठीक है भाई, तो वेव मोशन शुरू कर दिया जाए। लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया था। वेव मोशन होता है क्या भाई? एनर्जी का ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। तो आप चाहेंगे तो अपने नोट्स में ये लिख भी सकते हैं भाई, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू ए मटेरियल मीडियम। कोई मटेरियल मीडियम से ट्रेवल कर सकता है भाई। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख दिया गया है। ऑन अकाउंट ऑफ रिपीटेड पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जो वाइब्रेशन पीरियोडिक होगा, मान लो स्ट्रिंग का एग्जाम्पल बताया भी था, फिर समझें। अगर स्ट्रिंग के एक एंड को, हमने स्ट्रिंग को पहले टाइट किया और एक एंड को वाइब्रेशन कराना शुरू कर दिया, तो एक एंड से हम लोग एनर्जी फीड करेंगे और ये एनर्जी आगे प्रोपगेट करता हुआ जाएगा। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस का प्रोपगेशन इज नोन एज वेव मोशन। वेव मोशन मतलब डिस्टर्बेंस का मोशन, जो एनर्जी लेकर जा रहा है, जो एनर्जी यहाँ फीड करो वो एनर्जी लेके जा रहा है। अब उसके लिए मीडियम ज़रूरी भी हो सकता है, बिना मीडियम का जा नहीं पाएगा, और मीडियम हो सकता है कि ज़रूरी ना हो। तो हर तरह के वेव हैं। अब स्ट्रिंग में वेव, तो स्ट्रिंग बीच से कट कर देंगे तो थोड़े नहीं यहाँ से वेव यहाँ चला जाएगा दूसरे स्ट्रिंग में। यहाँ पे बीच में स्ट्रिंग गायब कर दें तो ये इतना ही दूर में रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है। मतलब दो तरह के वेव हैं। एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम एसेंशियल होता है, बिना मीडियम का जा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल रमेश है, यहाँ बोल रहा हो, सुरेश है, यहाँ सुन रहा हो, बीच में एयर है। ये एयर हमारा मीडियम है जो साउंड को प्रोपगेट कराता है रमेश से सुरेश की तरफ। यानी कि जो सोर्स ऑफ साउंड है और जो ऑब्जर्वर ऑफ साउंड है, वो दोनों एक दूसरे के तरफ कम्युनिकेशन जब करते हैं, बोलते हैं, तो भैया कोई ना कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम हमारा एयर है। इसलिए एयर अगर बीच से गायब कर दें तो हमारा साउंड नहीं प्रोपगेट करेगा, हम सुन नहीं पाएंगे। और यही रीज़न है, देखो जो बात बोलते जा रहे हैं एकदम आप एक एक सेंटेंस ध्यान रखना। साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वैसे वेव को बोलते हैं जिसमें कि मीडियम एसेंशियल है, लिखवा भी दूंगा और आप उसको छाप लेना भाई अपने नोट्स में। साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव। मैंने बताया दो तरह के वेव होते हैं, मैकेनिकल वेव एंड नॉन मैकेनिकल वेव। तो जो मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम एसेंशियल है, मीडियम के बिना जा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग में वेव, ये बिना मीडियम का नहीं प्रोपगेट करेगा। अर्थ पे हम लोग आपस में बोलते हैं भाई, एक क्लासरूम हो गया, एक टीचर आ गया और शुरू हो गया क्लास, एक बोल रहा है, कुछ सुन रहे हैं लोग। लेकिन यही चीज़ अगर मून पे चले जाओ तो मून पे एटमॉस्फेयर यानी एयर बहुत कम है। एटमॉस्फेयर बहुत कम है तो वहाँ पे क्लास कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे इसलिए आपने, यहाँ पे रमेश खड़ा है, यहाँ पे सुरेश खड़ा है, लेकिन चिल्लाना पड़ेगा बोलने के लिए, इसको सुनाई देने के लिए चिल्लाना पड़ेगा। और यहाँ पे आराम से हम लोग 100 लोगों के बीच में बोलते हैं और 100 लोग सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मून पे चले जाओगे तो तुम्हारे अगल बगल में है बिल्कुल 4 लोगों की बात हो रही है बस राउंड टेबल पे। उस कंडीशन में भी बोलने के लिए ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ेगा तब जा कर के ये, क्योंकि वहाँ एयर बहुत कम है, एटमॉस्फेयर बहुत कम है, इसलिए मीडियम नहीं मिल रहा प्रोपगेट करने के लिए, मीडियम बहुत कम है, इसलिए आपको चिल्लाने पड़ जाएंगे। और वैक्यूम अगर हो जाए तो बिल्कुल भी साउंड प्रोपगेट नहीं करेगा। सो साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव, स्ट्रिंग वेव मैकेनिकल वेव है, और नॉन मैकेनिकल वेव वैसे वो मीडियम ऐसे वेव होते हैं जो बिना मीडियम के भी प्रोपगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट वेव, एक्स रेज है, सनलाइट जो आ रहा है भाई, बीच में वैक्यूम भी होगा, सन और अर्थ के बीच में बहुत सारे वैक्यूम भी मिले होंगे, उन सबको क्रॉस करते हुए आ सकता है। तो नॉन मैकेनिकल वेव मीडियम ज़रूरी नहीं है,
ये बिना मीडियम का भी प्रोपेगेट कर सकता है। नॉन मैकेनिकल एग्जांपल है, नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें कि लाइट वेव भी आता है और एक्सरे भी आता है, गामा रे भी आता है, यूवी रे भी आता है, अल्ट्रावायलेट रे, और आपका माइक्रोवेव भी आता है, रेडियो वेव भी आता है। कम्युनिकेशन जो हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, सिग्नल जा रहे हैं आ रहे हैं, इंफ्रारेड है, ये सब रिमोट से ऑन कर दिया, उधर टीवी ऑन हो गया, ऑफ हो गया, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर दिया, ये सब क्या है, ये वेव यहाँ से चलता है भाई। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है जो कि वहाँ पे सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। आपने वॉल्यूम प्लस किया है, वॉल्यूम माइनस किया है, वो टीवी को कैसे पता चलता है भाई, तो ये सिग्नल यहाँ से भेजा जाता है। तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बिना मीडियम का जा सकता है। टीवी और आपके बीच में अगर बीच से मीडियम गायब भी कर दें, हम लोग वैक्यूम भी कर दें, तब भी यहाँ से आप टीवी ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मीडियम इज नॉट एसेंशियल। सन का लाइट यहाँ तक आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, वैक्यूम से भी चल रहा है। वो सॉलिड आया तो सॉलिड से भी चल सकता है। मीन्स नॉन मैकेनिकल वेव या ईएम वेव के लिए मीडियम ना हो काम चलेगा, सॉलिड हो तो ट्रांसपेरेंट हो, लिक्विड हो तो ट्रांसपेरेंट हो, गैस हो तो ट्रांसपेरेंट हो, तो ये प्रोपेगेट कर जाएगा। ओपैक होगा मीन्स नॉन ट्रांसपेरेंट होगा तो ये नहीं जा सकता। सो मैकेनिकल वेव मीडियम एसेंशियल, नॉन मैकेनिकल वेव मीडियम इज नॉट एसेंशियल, वैक्यूम से भी जा सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ये सब हम लोगों ने देखा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे बोला गया कि मीडियम में प्रॉपर्टी ये होना चाहिए, ये मैकेनिकल वेव के लिए ज़रूरी है। वेव इज सिंपली प्रोपगेशन यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस के फॉर्म में जो आप यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी फीड करेंगे, वो एनर्जी जा रहा है आगे। बल्ब ग्लो किया तो यहाँ से कोई मीडियम ना भी हो तब भी बल्ब से लाइट निकलेगा और जाएगा, रेडिएशन होगा और लाइट पहुँचेगा। आग के पास आप हैं तो आपको हीट एनर्जी मिलेगा, चाहे वहाँ पे आप सोचेंगे कि अच्छा ग्लास से कवर कर लेते हैं या चश्मा लगा लेते हैं, उससे हमारा रेडिएशन एनर्जी रुक जाएगा, तो वो रेडिएशन एनर्जी नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो बिना मीडियम का भी जाता है और ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोगों ने देखा कि भाई वेव क्या होता है, ये हम लोग समझे। उसमें कुछ वाइब्रेशन होंगे। अब स्ट्रिंग में वेव है भाई, तो वाइब्रेशन होंगे, चलेगा। अब मान लो स्ट्रिंग ऐसे कनेक्ट कर दिया, एक ही पल्स प्रोड्यूस किया, इधर से स्ट्रिंग हमने फिक्स कर दिया और इधर से एक पल्स प्रोड्यूस कर दिया, तो ये पल्स जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगा, पहले जाएगा फिर वापस आएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव भी आपको देखना है आगे। फिलहाल ये है कि कुछ ना कुछ वाइब्रेट करके जाता है। जो आपका नॉन मैकेनिकल वेव है, दैट इज ईएम वेव है, उसमें भी वाइब्रेशन होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, वो हम लोग 12th क्लास में देखते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, उससे बनता है ईएम वेव। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं हो रहा, बिना वाइब्रेशन का वेव प्रोपेगेट ही नहीं करेगा। चाहे वो वाइब्रेशन मीडियम पार्टिकल का हो, स्ट्रिंग के पार्टिकल का हो, चाहे साउंड में बोलते हैं तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में हो, वेव में वाइब्रेशन ज़रूर होने हैं। अब वाइब्रेशन होने हैं तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास से भी देख रहे हैं, वाइब्रेशन के बिना तो भाई एनर्जी प्रोपेगेट नहीं करता। और जो वैक्यूम में वेव चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से चलते हैं, इसलिए वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेट होता है और चलते हैं ये। तो चलो ये तो 12th की बात है। फिलहाल ये है कि वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, उस हिसाब से अगर देखें तो वेव के 2 टाइप हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वेव समझो, मैं अभी टॉपिक छोटा सा समझो बता रहा हूँ, टाइप ऑफ वेव। तो मैं बोलूँ कि अगर टाइप ऑफ वेव बोले, वेव क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो टाइप ऑफ वेव 2 तरह से समझते हैं। नंबर 1 बात अभी देखा, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, मतलब मीडियम जरूरी है या मीडियम जरूरी नहीं है। मीडियम एसेंशियल है तो मैकेनिकल वेव, मीडियम एसेंशियल नहीं है नॉन मैकेनिकल वेव, अभी जो डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि भैया वाइब्रेशन तो होगा, वेव मोशन है, तो वेव मोशन अकर्स विद वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन मान लो वेव प्रोपेगेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, वेव प्रोपेगेट कर रहा है राइट वेव डायरेक्शन में, तो मीडियम का पार्टिकल अगर हमारा परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी अगर वाइब्रेट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में वेव जब चलता है भाई, इस डायरेक्शन वेव चलता है, लेकिन स्ट्रिंग के पार्टिकल को देखोगे तो इसका वाइब्रेशन ऐसे होगा। अभी मैं थोड़ी देर में एनिमेशन में दिखा भी दूंगा। अगर ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और आप खुद सोचो, स्ट्रिंग में एक वाइट हमने स्पॉट लगा दिया स्ट्रिंग में और ऐसे ऐसे वाइब्रेट इधर से करना शुरू किया, तो ये एनर्जी इधर से
ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो वाइट वाला है स्पॉट, वो वाइट वाला थोड़ी उधर उधर जाएगा, वो तो अप एंड डाउन ही मोशन करेगा। ऐसे ऐसे करा दिए तो ये इस तरह से वेव जा रहा है, लेकिन ये अप एंड डाउन मोशन करेगा। ऐसे वाइब्रेशन जो कि परपेंडिकुलर हैं, जब वाइब्रेशन क्या हो भाई, जब वाइब्रेशन डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी, तो उस कंडीशन में इस वेव को क्या बोलते हैं भाई, तो ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है परपेंडिकुलर होगा, वाइब्रेशन डायरेक्शन एंड वेव वेलोसिटी परपेंडिकुलर। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का कैसा होता है भाई, जिसमें वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन और वाइब्रेशन डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। वाइब्रेशन भी उसी के अलॉन्ग हो रहा है, वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है तो एक्स एक्सिस पे ही वाइब्रेशन हो रहा है। ऐसा हो तो लॉन्गिट्यूडनल। फॉर एग्जांपल है साउंड वेव। थोड़ी देर में भी दिखा दूंगा क्लिप के साथ, वीडियो क्लिप्स में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव तो है ही और लॉन्गिट्यूडनल है। साउंड वेव मैकेनिकल है क्योंकि मीडियम ज़रूरी है, एंड लॉन्गिट्यूडनल है क्योंकि इसमें वाइब्रेशन अलोंग द वेलोसिटी डायरेक्शन रहता है। और ये स्ट्रिंग का वेव अगर हम लोग बोलें, स्ट्रिंग में वेव तो वो है हमारा ट्रांसवर्स वेव, और मीडियम ज़रूरी है इसलिए ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। हमारा स्ट्रिंग में वेव क्या हुआ, मैकेनिकल, क्योंकि बिना मीडियम का जा नहीं सकता, और ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होता है। स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा करके प्रोपगेशन नहीं करा सकते, वेव नहीं चला सकते, इसलिए स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव बनता है। और क्योंकि मीडियम एसेंशियल है प्रोपगेशन करने के लिए, इसलिए ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव कैसा, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखेंगे अभी वीडियो भी। और नॉन मैकेनिकल में हम लोग बात करते हैं ईएम वेव, तो वो ट्रांसवर्स है। ईएम वेव क्या है, वो भी ट्रांसवर्स है। नॉन मैकेनिकल वेव जो हम लोगों ने देखा, नॉन मैकेनिकल वेव में जो ईएम वेव है, ईएम वेव में ही सारे आते हैं रेडिएशन, चाहे वो एक्स रे हो, गामा रे हो, यूवी रे हो, इंफ्रारेड हो, या विजिबल अपना लाइट वेव हो, या माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव, सब ईएम वेव हैं और ये सब ट्रांसवर्स हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट करता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है 12th क्लास में। सो ये क्या है, तो ये नॉन मैकेनिकल ईएम वेव और नॉन मैकेनिकल लाइट वेव और नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इस तरह से दो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वेव को डिवाइड किया। एक तो मीडियम जरूरी है या नहीं, और दूसरा वाइब्रेशन का डायरेक्शन किधर। एक और होता है मैटर वेव, एक और होता है मैटर वेव, ये बाद में ये भी आया भाई मैटर वेव। तो हम लोग अगर बोलेंगे तो मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, मैटर वेव भी बोल सकते हैं। एक और मैटर वेव हम लोगों ने न्यू वेव डी ब्रॉगली साहब का दिया हुआ, बताया हुआ मैटर वेव, जो कि कोई छोटे छोटे मूविंग पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये जो मूव कर रहे हैं, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग मैटर वेव होता है। तो खैर ये मैटर वेव के बारे में आपको 12th क्लास में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में पढ़ने हैं। तो अभी तुम्हारा कंसर्न नहीं है मैटर वेव से। अभी तुम इतना ही समझो कि मेनली दो टाइप के, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके, और दूसरा मीडियम एसेंशियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है इंट्रोडक्टरी बात। टाइप बोलो भाई। चलो ये क्लियर है। तो और एक चीज़ और ध्यान रखने हैं भाई कि एनर्जी के साथ साथ वेव ट्रांसपोर्ट्स बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर जो अगर मान लो किसी मीडियम से वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो मीडियम को लेके नहीं जाएगा, मीडियम अपने जगह पे ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल बताया था कि बहुत सारे साइकिल हों स्टैंड पे, और ये फर्स्ट को गिराया तो ये वाला इसको गिराया, ये वाला इसको गिराया, ये वाला इसको गिराया, इस तरह से जो एनर्जी यहाँ फीड किया वो एनर्जी यहाँ पे पहुँच जाएगा। सब एक दूसरे को गिराते चलेंगे। साइकिल वहीं है अपने जगह पे, ये वाला वहीं साइकिल है, ये वाला भी वहीं है, गिर गया अपने जगह पे, लेकिन है लोकेशन वही है, लोकेशन वही है। सो विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर एनर्जी का प्रोपगेशन, यहाँ एनर्जी दिया, यहाँ एनर्जी पहुँचा, तो ऐसे को हम लोग वेव मोशन बोलते हैं। तो ये मोमेंटम और एनर्जी सब ट्रांसफ़र करता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी बताया कि दो तरह के वेव मेनली, और कौन कौन से भाई, तो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल जो मीडियम ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैकेनिकल वेव के ही दो टाइप हैं, पूरे ओवरऑल वेव के दो टाइप हैं ये। ठीक है, जो भी नहीं मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल भी ट्रांसवर्स होता है, इसलिए मैकेनिकल वेव के टाइप नहीं, वेव के टाइप समझो इसको।
ठीक है। वेव के दो टाइप हैं, कौन कौन भाई? तो बताया लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव किसके बोलेंगे? Those waves in which the particles of the medium oscillates perpendicular to the direction of wave propagation are called transverse wave. For example, vibration in string, violin, गिटार सितार सब में वाइब्रेशन परपेंडिकुलर रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तो नॉन मैकेनिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? नॉन मैकेनिकल है, इसलिए मैकेनिकल का टाइप ना बोल करके वेव और ऑफ टू टाइप। तो ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल भी आएगा, स्ट्रिंग वाला आएगा, गिटार सितार वायलिन सब में आएगा, और इसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है भाई? तो लॉन्गिट्यूडनल में देख रहे हो भाई, लॉन्गिट्यूडनल में दोज वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनिक वेव, जो भी साउंड है, अल्ट्रासोनिक हो या इंफ्रासोनिक हो, साउंड में ही जो विजुअल रेंज में होता है, जो अपना ऑडिबल रेंज में है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो उसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं, ठीक है। और ऑडिबल साउंड के अलावे हम लोग कैटेगरी बना रखे हैं इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक मतलब जिस फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे, और 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी वाले को हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव हो या इंफ्रासोनिक, कोई भी वेव, साउंड वेव होगा कोई भी, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वेव प्रोड्यूस्ड इन सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड, मूविंग पिस्टन बैक एंड फोर्थ। चलो ये सब जो हम लोग वाटर पे भी जो पल्स होता है उसको भी हम लोग आगे करेक्टराइज करेंगे। ए ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू मीडियम इन ए फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो ट्रांसवर्स वेव चलेगा वो किस फॉर्म में चलेगा भाई? तो क्रेस्ट एंड ट्रफ में चलेगा, इस तरह से क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलेगा। इसको क्रेस्ट बोलते हो, इधर वाले को ट्रफ बोलते हो, तुम्हें पता ही है। क्रेस्ट एंड ट्रफ तो सब पहचानते हैं भाई 9-10 से ही। क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में चलते हैं। ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में क्या होता है? लेयर्स जो होते हैं एयर के वो बहुत पास आ जाते हैं, और रेयरफैक्शन में दूर रहते हैं। फिर ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, साउंड का प्रोपगेशन इसी तरह से होता है। अभी दिखाएंगे। ठीक है भाई, ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, एक और चीज़ होता है, ध्यान देना, स्ट्रिंग में तो बोल दोगे ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। स्ट्रिंग में जो वेव है वो क्या है? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। साउंड वेव कैसा है भाई? तो मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये याद रखने की बात है, अभी समझ जाएंगे एनिमेशन जब करेंगे तो। वाटर में मान लो स्विमिंग पूल में बिल्कुल शांत है, 2 बजे रात, स्विमिंग पूल में ऐसे डिप किए मान लो 2-4 बार एक एंड पे, या फिर स्टोन 2-4 थ्रो किए, तो उससे क्या होता है? रिपल्स निकलते हैं। यहाँ पे स्टोन मारा और इससे इसके रिपल्स चारों तरफ ऐसे चलेंगे भाई, इस तरह से चलेंगे वेव। तो इसमें ये जो वेव होता है जो वाटर के सरफेस पे चलता है, ये वेव ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? बताओ। वाटर सरफेस पे जो वेव चलता है भाई, मान लो स्विमिंग पूल बिल्कुल शांत था, हमने एक स्टोन ड्रॉप किया, अब यहाँ से ये पल्स चलना शुरू हुए इस तरह से, तो ये ट्रांसवर्स होगा या लॉन्गिट्यूडनल होगा? लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, ध्यान से समझना। लॉन्गिट्यूडनल क्यों होगा भाई? वाटर थोड़ी ना ऐसे ऐसे जाने लगा, स्विमिंग पूल में बिल्कुल इस तरह से पड़ा हुआ है। इसको ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है समझने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। छोटा सा एक पेपर बोट लो, छोटा सा हम लोग बनाते हैं ना बोट, पेपर का एक पेज फाड़ लिया, उससे बोट बना लिया। बोट बना करके उसको स्विमिंग पूल में रख दो, बोट बना करके और उसको स्विमिंग पूल में हमने रख दिया, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे स्टोन मारा। अब यहाँ से रिपल्स निकले इस तरह से, तो तुम इसका नोटिस करो। स्विमिंग पूल में एक बोट रख दो, छोटा सा पेपर का, बिल्कुल एक पेज का, और ऐसे ऐसे यहाँ पे डिप करना शुरू करो, यहाँ से पल्स जनरेट करना शुरू करो। देखोगे कि जहाँ जैसे ही जो बोट के पास पहुँचेगा तो ये अप एंड डाउन करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। वहाँ पे वेव पहुँच गया, क्रेस्ट मान लो पहुँच गया, तो भैया ऊपर आ जाएगा। जब ट्रफ आएगा तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे चलेगा। ऐसे थोड़ी ना कि ऐसे ऐसे चलने लगेगा, ऐसे थोड़ी वाइब्रेट करने लगेगा, ऐसे चलेगा। यहाँ से एक रिपल आया, मान लो एक वेव आया इस तरह से, और ये ऐसे ऐसे है। जब यहाँ आया तो ये भी थोड़ा ऊपर हो गया, और फिर जब यहाँ से पल्स चला गया तो यहाँ पे फिर से ये नीचे आ जाएगा। इस तरह से अप एंड डाउन करता है। अब ध्यान से समझना, एक चीज़ और है इसमें, सिर्फ ट्रांसवर्स नहीं होता है,
ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक स्पेशल केस है, वाटर सरफेस पे जो रिपल्स चलते हैं वो हैं मिक्सचर ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, जिसमें 70% ट्रांसवर्स होता है और 30% लॉन्गिट्यूडनल होता है। जब आप बोट यहाँ रख दो, पेपर बोट, और ऐसे 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 यहाँ से पानी जो है वाटर का सरफेस उस पर आप ऐसे ऐसे करो, चाहे ऐसे ऐसे करो, तो देखोगे कि ये अप एंड डाउन तो कर रहा है, साथ में थोड़ा सा आगे भी डिस्प्लेस हो रहा है। एक इधर बैठ गया रमेश, स्विमिंग पूल के उधर बैठ गया सुरेश, और बोला कि चलो बोट है, मैं धीरे धीरे तुमको तुम्हारे तरफ उसको भेज रहा हूँ। तो भेजने के लिए यहाँ पे तुम ऐसे डिप करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो बोट होगा वो ऐसे ऐसे करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है। इस तरह से करते करते बहुत देर तक कोशिश करोगे तो धीरे 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 बोट थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। इट मीन्स सरफेस पे ट्रांसवर्स ज़्यादा है, लॉन्गिट्यूडनल कम है। एक्चुअली जब वेव ऐसे आता है तो ये इस तरह से बोट जो है ना, वे इस तरह से करता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा सा आगे भी चलता है। इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल भी वाइब्रेशन हो रहा है, ये वाइब्रेशन और प्लस ये वाइब्रेशन दोनों मिला करके ये वाइब्रेशन एक्चुअल में हो रहा है। इट मीन्स इट इज ए मिक्सचर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। इसलिए अगर बोला जाए कि वाटर सरफेस पे कौन सा वेव है, तो लूज सेंस में अप्रॉक्सीमेटली बोले तो ट्रांसवर्स है। लेकिन कोई अगर डिटेल में पूछे कि एक्यूरेटली क्या प्योर ट्रांसवर्स है, तो नहीं भाई, प्योर ट्रांसवर्स नहीं है, 70% लेकिन ट्रांसवर्स है, 30% लॉन्गिट्यूडनल का भी आ जाता है। तभी तो ये थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करता है। समझ गए? अगर एक बात बोलना हो तो ट्रांसवर्स है, और इसका डिटेल एक्यूरेटली बोलना है तो इट इज मिक्सचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। अच्छा, इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव जानने के पहले हम लोगों को बहुत काम करने पड़ेंगे। तो मेन आज का तो पर्पस है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवल करता हुआ वेव को इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें। ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन से। वो है y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, या y = a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो हम लोग को पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से हम लोग चलते हुए, प्रोग्रेस करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए वेव को मैथमेटिक्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर पाते हैं इक्वेशन से। तो क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, वो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। साउंड वेव कैसे लॉन्गिट्यूडनल है, उस बात को जरा समझा जाए। साउंड वेव कैसे लॉन्गिट्यूडनल है, तो यहाँ पे देखो, ये डिफरेंट कलर के जो दिख रहे हैं वो लेयर्स हैं, एयर के लेयर्स हैं, ठीक है, एयर्स के ये लेयर्स हैं, ध्यान से समझना। अब देखो, इधर है बोलने वाला, मैं जिधर खड़ा हूँ इधर बोलने वाला है, और उधर सुनने वाला है। साउंड प्रोपेगेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में साउंड एनर्जी प्रोपेगेट कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे जो रेड वाला लेयर एक्सट्रीम लेयर है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये समझो कि बिल्कुल मुंह के पास है, द माउथ के पास है, बिल्कुल यहीं पे हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो हम लोग जब बोलते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन सेंड करते हैं। कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, जहाँ पे लेयर्स कंप्रेस्ड हैं, पास पास हैं, उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ दूर दूर है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो ये रेयरफैक्शन है, अभी फिलहाल ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। देखो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जहाँ पे बोला जाता है वहाँ पे हम लोग, ये रेड वाला समझो लेयर है, एयर का लेयर, एयर को हमने डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया। बोलने वाले के पास ये रेड कलर का लेयर है। तो जब हम लोग बोलते हैं, तो अगर बोलते हुए आप यहाँ पे हाथ रखो तो तुम्हें बोलते हुए यहाँ पे फील करोगे कि कई बार तुम एयर पुश करते हो, कभी पुल करते हो, पुश करते हो, कभी पुल करते हो, थ्रो मारते हो, इस पर एयर का थ्रो ब्लो मिलता है यहाँ पे। तो ये क्या कहता है, देखो, जब हम लोग, ये एक्चुअली में हमारे अंदर वोकल कॉर्ड में डायफ्राम है, वोकल कॉर्ड में जो वाइब्रेट करके हम लोग बोलते हैं, उस वाइब्रेशन से ये हम लोग कंप्रेशन रेयरफैक्शन सेंड करते हैं। जब हम लोग एयर के लेयर को कंप्रेस करते हैं, ऐसे धक्का देते हैं, तो कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। देखो अभी ये रेड वाला कंप्रेस कर रहा है, देखो कंप्रेशन प्रोड्यूस किए, ये कंप्रेशन देखो आगे बढ़ रहा है, देखो मेरे हाथ के साथ ये कंप्रेशन आगे बढ़ रहा है, कंप्रेशन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जब एयर का लेयर जो हम लोग पुल कर रहे हैं, पुल करेंगे तो रेयरफैक्शन, देखो पुल किया, रेयरफैक्शन प्रोड्यूस हुआ। अब ये रेयरफैक्शन भी आगे जा रहा है, देखो रेयरफैक्शन आगे जा रहा है, आगे जा रहा है,
कंप्रेशन जिस तरह से राइटवर्ड जा रहा था वैसे ही रेयरफैक्शन भी राइटवर्ड जा रहा है। जब हम लोग पुश करेंगे कंप्रेशन जाएगा, फिर पुल करेंगे तो रेयरफैक्शन जाएगा। बार बार मतलब हम लोग कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, पुश एंड पुल कर रहे हैं इस तरह से। वेव का वेलोसिटी राइटवर्ड और लेयर्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो भी राइट लेफ्ट ऐसे हो रहा है। देखो एक लेयर को पकड़ो, अगर रेड वाले लेयर को देख रहे हो तो वो राइट जा रहा है, जब पुश कर रहे हैं तो एयर का लेयर को हम लोग ऐसे धक्का मार रहे हैं, पुल कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, तो पुश एंड पुल कर रहे हैं इस लेयर को। लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, मान लो ग्रीन लेयर को हम लोग कंसिडर करें तो देखो भाई ये ग्रीन का लेयर क्या मोशन कैसा हो रहा है, कभी ये राइटवर्ड जा रहा है, फिर लेफ्टवर्ड जा रहा है, फिर ये राइटवर्ड जा रहा है, ग्रीन वाला लेयर फिर लेफ्टवर्ड आ रहा है, फिर ये ग्रीन वाला राइटवर्ड जा रहा है। इट मीन्स एयर जो है इस लेयर में वो वाइब्रेट कर रहे हैं लेफ्ट एंड देन राइट, लेफ्ट और देन राइट, लेफ्ट राइट वाइब्रेट कर रहा है, मीन्स वाइब्रेशन बिल्कुल स्लो किया हुआ है ये मोशन। तो ये लेफ्ट राइट वाइब्रेशन हो रहा है एयर के लेयर। अगर ये ब्लू वाला देखो तो ये भी ऐसे लेफ्ट एंड राइट, ये रेड वाले का देखो तो ये भी क्या कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट। ये नहीं कि ये एयर ही जा रहा है वहाँ पर, एयर नहीं जा रहा, एयर अपना यही है, तो ये लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेशन कर रहा है। येलो वाला है वो अपने मीन के अबाउट, येलो का मीन ये है, इसके अबाउट ये लेफ्ट एंड राइट कर रहा है। रेड वाले का ये मीन है, ये रेड अपने मीन के अबाउट कर रहा है। ब्लू वाले का ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ये वाइब्रेट कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट जा रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। सो सब अपने अपने मीन के अबाउट लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेट कर रहे हैं। इट मीन्स जिधर वेलोसिटी है देख रहे हो एयर के लेयर का वाइब्रेशन भी उसी के पैरेलल है। तो लेफ्ट राइट का वाइब्रेशन है, हर लेयर अपने प्लेस पे रह करके ऐसे वाइब्रेट कर रहा है लेफ्ट एंड राइट, और वेव भी प्रोपेगेट कर रहा है राइटवर्ड। इट मीन्स ये कैसा वेव हुआ भाई, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में ही तो वेव के वेलोसिटी के डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता था, उसी के पैरेलल वाइब्रेशन होता रहता था। हम लोग जब बोलते हैं पुश करेंगे तो कंप्रेशन सेंड करेंगे, पुल करेंगे तो रेयरफैक्शन सेंड करेंगे, जो सेंड करेंगे वो राइटवर्ड जाएगा। हम लोग पुश करके जो एनर्जी फीड किए वो एनर्जी जा रहा है, पुल करके जो एनर्जी फीड किए वो एनर्जी जा रहा है। तो पुशिंग पुलिंग करके एयर हम लोग रेयरफैक्शन और कंप्रेशन प्रोड्यूस करते रहते हैं अल्टरनेटली, और ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के फॉर्म में साउंड प्रोपेगेट कर रहा है थ्रू द मीडियम, और वाइब्रेशन डायरेक्शन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, हेंस साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो इसी लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। साउंड वेव को हम लोगों ने ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये एक स्प्रिंग वाला भी एग्जांपल है। स्प्रिंग से कंप्रेस किया, रेयरफैक्शन किया। कंप्रेस करेंगे तो देखो कंप्रेशन आगे बढ़ रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। जब भी कंप्रेस करेंगे कंप्रेशन आगे बढ़ेगा, और जब लेफ्टवर्ड करेंगे तो रेयरफैक्शन वो बैकवर्ड जाएगा। चलो इसको, तुम क्यों आगे भाई? तो इस तरह से कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ये लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखा रहे हैं। कंप्रेस किया वो भी जाएगा, और रेयरफैक्शन करेंगे तो वो भी जाएगा। क्योंकि कंप्रेस किया फिर रेयरफाई किया, कंप्रेशन के पीछे पीछे ये रेयरफैक्शन जा रहा है, दो कंप्रेशन के बीच में रेयरफैक्शन आगे जाता जा रहा है। जबकि सारे लिंक अपने लोकेशन पे रह के ही वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे। तो देख रहे हो, एक बार कंप्रेशन सेंड किया, रेयरफैक्शन सेंड किया, फिर कंप्रेशन सेंड किया, दो कंप्रेशन के बीच में रेयरफैक्शन आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल का। आप सोचेंगे ये तो एनिमेशन है भाई, एनिमेशन तो जैसे चाहो वैसे बना लो, लेकिन जैसे चाहो वैसे नहीं होता। अब ये देखो, ये तुम्हें एक्सपेरिमेंटल दिखेगा। इसमें देखो एक्चुअल स्प्रिंग है जो कि
एक्चुअल स्प्रिंग में कंप्रेशन रेयरफेक्शन सेंड किया है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इधर से हम लोग कंप्रेशन रेयरफेक्शन सेंड कर सकते हैं। एक बार कंप्रेशन ऐसे पुश किया तो वही पुश आगे बढ़ता जाएगा। देखो बाद में उधर सिर्फ देखो ये पुश भेजा तो ये पुश स्प्रिंग से जा रहा है। ऐसा स्प्रिंग हमारे पास भी है। अगर ये ऑफलाइन क्लास हो रहा होता तो मैं आपको दिखाता बेंच पे रख करके कि कैसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन के सीरीज जा सकते हैं। बार बार कंप्रेशन रेयरफेक्शन करोगे तो ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन के सीरीज जाते जाएंगे, तुम्हें दिखेगा कि जा रहे हैं, कंप्रेशन भी जा रहा है, रेयरफेक्शन भी जा रहा है। तो ऐसा है, अगर कभी प्रैक्टिकल के लिए अगर आओगे तो दिखाया जा सकता है ये चीज़। तो साउंड वेव पता लग गया भाई कि ये लॉन्गिट्यूडनल है। अच्छा, एक स्ट्रिंग में तुम्हें पल्स दिखा रहे हैं। स्ट्रिंग में देखो पल्स होता है ट्रांसवर्स वेव। देखो स्ट्रिंग में एक पल्स जनरेट किया, वो आगे बढ़ गया, फिर बाद में वो रिफ्लेक्ट होके आ जाए, वो बात अलग है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये क्रेस्ट है समझो, हमने कंटिन्यूअसली नहीं सेंड किया, यहाँ पे एक पल्स जब प्रोड्यूस करके छोड़ दिया, तो पल्स प्रोड्यूस करके छोड़ोगे तो खाली क्रेस्ट ही जाएगा। और अगर कंटिन्यूअसली करते रहते तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के सीरीज जाते रहते। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ ऑब्जर्व करना, जो भी हमने प्रोड्यूस किया वो जा रहा है आगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एनर्जी फीड किया, लेकिन वो अपने बगल वाले को, वो अपने बगल वाले को, अपने बगल वाले को उठाते चलता है। इस तरह से वेव का प्रोपगेशन हो रहा है। जो एनर्जी यहाँ फीड कर रहे हैं वो आगे जा रहा है, उसके बाद वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है। ये है फिक्स्ड एंड और ये है फ्री एंड। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एंड जहाँ होगा, यहाँ देखो फिक्स्ड है, ये फ्री है, फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब है ये स्मूथ रॉड है और इसमें ये रिंग डाल दिया गया है। स्मूथ रॉड में ये रिंग डाल दिया गया है, रिंग से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, रिंग से स्ट्रिंग कनेक्टेड है। रिंग को अगर ये ऊपर उठाना चाहे तो ये आराम से रिंग इसमें ऊपर उठ जाएगा, फिर वापस अपना आएगा। ये फिक्स्ड एंड है। जहाँ फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होता है, बात ध्यान रखना, अभी के लिए याद रखना, आगे बार बार तो वीडियो नहीं लगा सकते, तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्रेस्ट जो है वो ट्रफ बन के आता है फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होने पे। क्रेस्ट ट्रफ बन के आता है फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होने पे, और फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्रेस्ट ही बन के आता है। क्यों आता है वो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन में ये पॉइंट फैक्ट याद रखना है, फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन मतलब इन्वर्जन होना, इन्वर्ट हो जाना। अगर क्रेस्ट है तो ट्रफ बन जाएगा, ट्रफ आएगा तो क्रेस्ट बन जाएगा, क्रेस्ट है तो ट्रफ बन जाएगा, और ट्रफ आएगा तो वो क्रेस्ट बन जाएगा, इस तरह से। लेकिन फ्री एंड पे रिफ्लेक्शन का मतलब है क्रेस्ट आएगा तो क्रेस्ट ही जाएगा। यहाँ पे भी समझ सकते हो, ये रिफ्लेक्शन उधर से उधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, ऐसे जा रहा है। यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हुआ, समझो ऐसा समझ सकते हो कि वहाँ भी रिफ्लेक्ट हुआ, क्रेस्ट बन के आया, यहाँ भी रिफ्लेक्ट हुआ तो क्रेस्ट बन के ही जा रहा है, समझो ये फ्री एंड वाला बात है। फिक्स्ड एंड वाला में वहाँ इन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ट्रफ आया तो क्रेस्ट बन के जा रहा है, वहाँ क्रेस्ट आया तो रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ बन गया, फिर ट्रफ यहाँ आया तो रिफ्लेक्ट होकर के क्रेस्ट बन गया, क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है और ये फ्री एंड है। तो ध्यान से समझना। इसमें ट्रांसवर्स वेव होता है भाई। यहाँ पे अगर मैं मार्क कर दूँ कि ये रेड कलर है, अगर रेड कलर यहाँ पे मार्क कर दें तो आप देखोगे कि ये रेड कलर अपने लोकेशन पे रह के ही यहीं पे रहेगा। मान लो वाइट है अगर, तो ये वाइट यहीं रहेगा, ये नहीं कि ये जा रहा है, एनर्जी जा रहा है भाई, ये नहीं जाएगा, ये तो यहीं पे मोशन करेगा, जो भी करेगा यहीं पे मोशन करेगा। ठीक है भाई, ये बात आप समझते हैं। तो स्ट्रिंग में का ये वेव है, ध्यान देना। फिर आगे हम लोग स्टोरी शुरू करेंगे अभी, और आपको मैं दिखा देता हूँ। एक फिनोमेना है जो कि 2-3 क्लास के बाद आएगा, दो क्लास के बाद। ये है बीट्स फिनोमेना। तो अभी तो आप ज़्यादा इसको समझ नहीं पाएंगे, बट ये बीट्स समझना है, और ये बिना वीडियो का समझ में आता नहीं है। बिट्स फिनोमेना में अभी आप यही देखो कि 2 वेव हैं, एक ग्रीन है एक ब्लू है, और ये दोनों कान में आ रहे हैं। ये इधर ऑब्जर्वर है, और बिट्स फिनोमेना हम लोग देखेंगे कि जिसमें 2 वेव एक ही साथ आते हैं कान में, तो कभी मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देता है, कभी मिनिमम। ये रिजल्टेंट जो है ना वेव, वो हमारा येलो है, ये मिनिमम आ रहा है। कभी मैक्सिमम ज़्यादा एम्पलीट्यूड का आएगा तो ज़्यादा सुनाई देगा, ज़्यादा इंटेंस। कम एम्पलीट्यूड का आएगा कान में तो कम सुनाई देगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड का आएगा ज़्यादा सुनाई देगा। तो मैक्सिमम मिनिमम अल्टरनेटली आता है, और हमें वेरिएशन मिलता है इंटेंसिटी में। ये बीट्स होता है। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव मोशन तो आपने देखा, कम से कम कुछ लिखा होगा भाई, टाइप ऑफ वेव तो लिखा कम से कम। अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव,
और स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, ये दो चीज़ देखने हैं हम लोगों को। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्टरी बात बता देता हूँ, उसके बाद में इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव पे आएंगे। देखो भाई, वेव मोशन में ये आपने टाइप देख लिया। स्पीड ऑफ वेव, थोड़ा सा मैं इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बता दूं, हालांकि डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ने हैं। स्पीड ऑफ वेव, अगर ये ट्रांसवर्स है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या वेव का स्पीड होता है, मतलब ये जो हमने पल्स जनरेट किया ये कितने स्पीड से जाएगा, ये स्पीड, या हमने सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस कर दिया तो ये कितने स्पीड से जाएगा। तो ये वेलोसिटी जो स्पीड होगा हमारा इस वेव का या वेव पल्स का, एनर्जी प्रोपगेशन का जो वेलोसिटी होगा वो होता है अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ये याद रखेंगे फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, काम भी करना है, डेरिवेशन नहीं जानना है आपको। डेरिवेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, देखना चाहेंगे तो एससी वर्मा में जाकर देख सकते हैं, एससी वर्मा में दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरत है नहीं। आपको ये ध्यान देना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कितना, मीन्स यूनिट लेंथ में मास कितना है और इसमें टेंशन कितना है। टेंशन ज़्यादा रखोगे ज़्यादा स्पीड होगा, और एक मास पर यूनिट लेंथ पे कितना मास, 5 ग्राम है या 10 ग्राम है, 15 ग्राम पर सेंटीमीटर है या पर मीटर। तो ये है मास पर यूनिट लेंथ, लिख लो भाई ये, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल करना होगा तो आप उस समय फॉर्मूला याद रखोगे। T इज इक्वल टू टेंशन फोर्स, ये फॉर्मूला जरूर लिख लो, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, और ये म्यू जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ। इस पे न्यूमेरिकल करते करते फॉर्मूला अपने आप याद आ रहता है, ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और अंडर रूट लगाएंगे, इससे मिलेगा स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। अच्छा भाई, और स्पीड ऑफ हम लोगों को देखने हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मेनली आपको पढ़ने हैं साउंड वेव। तो साउंड का स्पीड देखने हैं, ठीक है, तो साउंड का स्पीड देखने हैं भाई, तो ये होता है हमारा मेन जो फॉर्मूला है, पहले उसको लिख दें उसके बाद टाइप दिखाऊंगा तुम्हें। मेन फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी। अगेन फॉर्मूला आपको नहीं जानने हैं कि फॉर्मूला का डेरिवेशन कहाँ से हुआ। हाँ, इलास्टिसिटी कांस्टेंट ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये क्या है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, लिख लोगे भाई, इलास्टिसिटी कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मीडियम का इलास्टिसिटी कांस्टेंट, और ये d है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मास पर लेंथ, डेंसिटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम के थ्रू जो स्पीड होता है, मान लो कोई भी मीडियम है आयरन, आयरन के थ्रू, तो आयरन का इलास्टिसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ आयरन, डालो अंडर रूट लगाओ, मिलेगा हमें। तो ये है इलास्टिसिटी कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी। अब इलास्टिसिटी कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी है भैया, तो इस कंडीशन में हम लोग दो टाइप बनाते हैं। क्या दो टाइप बनाते हैं, कैसे भाई दो टाइप बनाते हैं, तो ये है कि अगर सॉलिड में बात करें तो सॉलिड में स्पीड हो जाएगा अंडर रूट इलास्टिसिटी कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। फॉर एग्जांपल मान लो हमें निकालना हो स्टील में कि स्टील में साउंड का क्या स्पीड होगा, तो भैया यंग्स मॉडुलस स्टील का डिवाइडेड बाय डेंसिटी भी स्टील का। ब्रास में निकालना होगा, ब्रास का रखेंगे। तो सॉलिड में जब भी लिखेंगे तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट विल बी यंग्स मॉडुलस, वो लिखेंगे। और किसी फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, लिक्विड एंड गैस बोथ, लिक्विड हो या गैस हो। फ्लूइड्स में अगर देखते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो फ्लूइड्स में, वाटर में हो, गैस में हो, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें भी इलास्टिसिटी कांस्टेंट, तो इसमें इलास्टिसिटी कांस्टेंट लेते हैं बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ये बनता है फ्लूइड्स में। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई, बोलो।
ये ध्यान रखना, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग ये है। अब स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ईएम वेव का अगर स्पीड की बात करें तो ईएम वेव तो पूरा एक चैप्टर है 12th क्लास में, लेकिन ईएम वेव का जो स्पीड होता है आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये नॉन मैकेनिकल वेव है, फास्टेस्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, फास्टेस्ट मोड है। रेडिएशन जो होता है वो फास्टेस्ट चलता है, सबसे ज़्यादा रेट से एनर्जी ट्रांसफ़र रेडिएशन में ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही लाइट वाला। और साउंड का स्पीड, लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड मैंने बताया भाई, सॉलिड में है तो यंग्स मॉडुलस लो, और लिक्विड या गैस में है तो बल्क मॉडुलस लो। अब इसमें स्टोरी चलता है भाई, कोई इसमें डेरिवेशन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस में एक्चुअली स्पीड ऑफ वेव तो लिखा है, स्पीड ऑफ वेव, लेकिन पहले लिखता था स्पीड ऑफ वेव के साथ न्यूटन्स फार्मूला एंड लैप्लास करेक्शन, तो ये इस बार सिलेबस में हटा दिया गया है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ, फार्मूला कम से कम बता दे रहा हूँ। इस बार आपको न्यूटन्स फार्मूला और लैप्लास करेक्शन हटा दिए गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, कम से कम फार्मूला तो जाने, न्यूमेरिकल कहीं आ जाए तो काम हो जाए। फार्मूला मेन कॉन्सेप्ट जानो, डेरिवेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन था, अगर रहता सिलेबस में तो डेरिवेशन भी दिखाते हैं। फिलहाल ये है कि ये सब फार्मूला तुम्हें जानने हैं, और इसको प्रूव करना अगर हो तो डायमेंशनली किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी आराम से कर सकते हो। अब देखो, न्यूटन्स फार्मूला क्या है और लैप्लास करेक्शन क्या है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बस डेरिवेशन पार्ट नहीं देखते हैं। देखो, साउंड का स्पीड एयर में या गैस में, ये अपना मेन कंसर्न है, क्योंकि हम लोग एयर में आते हैं और एयर दिन रात खाते हैं और एयर के साथ ही एक दिन चले जाते हैं। इसलिए एयर में क्या स्पीड है, एयर में ही तो अपना कान है, एयर में ही अपना मुंह है, इसलिए एयर में तो स्पेशल इंटरेस्ट होगा इंसान का कि इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या है। आयरन में क्या है स्पीड, उससे हमें कुछ खास मतलब नहीं, वाटर में क्या कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन एयर में क्या उससे मतलब है। तो न्यूटन साहब ने इसका कैलकुलेशन किया कि साउंड का स्पीड एयर में क्या होगा। तो उन्होंने बताया न्यूटन्स फार्मूला, उन्होंने बताया भाई कि जब एयर में जब प्रोपगेट करता है साउंड तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। उनका कहना था कि साउंड का प्रोपगेशन आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उन्होंने बोला कि बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल के लिए जो होता है, याद होगा फ्लूइड्स में पढ़ा था, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर, और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होता था गामा इंटू प्रेशर। करवाया भी था, डिफ्रेंशिएट करके लाए भी थे। आइसोथर्मल प्रोसेस उन्होंने बताया कि टेम्परेचर तो भाई कांस्टेंट रहता है, एयर का थोड़ी चेंज हो जाता है, गैस का थोड़ी चेंज हो जाता है। एयर या गैस से जब भी साउंड जाएगा टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होता, इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस उन्होंने बोला। साउंड प्रोपगेशन इज आइसोथर्मल, उन्होंने बताया साउंड प्रोपगेशन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस उन्होंने प्रेशर बताया। मैं शॉर्टकट के लिए बता देता हूँ कैसे आया प्रेशर। PV = nRT होता था, हम लोगों ने पहले भी फ्लूइड्स में देखा है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करो, क्योंकि बल्क मॉडुलस का मतलब होता है -dP/dV × V। याद होगा, बल्क मॉडुलस तो यही होता है भाई, ये निकालना है। तो यहाँ पे dP/dV करते हैं, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर रहे हैं V के रिस्पेक्ट में। तो dP/dV × V, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है भाई, P × V, तो प्रेशर को डिफरेंशिएट किया, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, = 0, क्योंकि nRT T टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में यही होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ से हम लोगों को मिल गया भैया dP/dV × V ये तो 1 हो गया, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, ये इधर गया -P हो गया, और ये माइनस को इधर जब लाएंगे तो -dP/dV × V मिल जाएगा हमें प्रेशर, और इसी को तो बोलते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस यही तो होता है, तो ये मिला तुम्हें प्रेशर। पहले भी हम लोगों ने ये ऑब्टेन किया था, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस प्रेशर होता है। इसलिए न्यूटन साहब ने क्या बोला भाई कि साउंड का स्पीड एयर में, साउंड का स्पीड एयर में क्या होगा, तो बल्क मॉडुलस क्या रखेंगे एयर में, तो बल्क मॉडुलस प्रेशर होता है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर होगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर रखा उन्होंने, तो प्रेशर का वैल्यू रख दिया 1.013 × 10⁵ पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये डेंसिटी ऑफ एयर भी रख दिया हम लोगों ने, जो भी वैल्यू होता है 1.03 समथिंग होता है, 1.03 kg/m, शायद यही होता है एयर का। तो ये भी वैल्यू उन्होंने रख दिया, और इसका जब वैल्यू कैलकुलेट किया आया 280 मीटर पर सेकेंड। क्या आया भाई, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर
इज 280 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन साहब का कैलकुलेशन था, न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है, ये न्यूटन्स फॉर्मूला था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली इनकरेक्ट था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड आता है। तो ये 332 मीटर पर सेकेंड का एक्सपेरिमेंटल जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, ये स्पीड और ये 280 आ रहा है, दोनों में 15% का डिफरेंस है। और 15% का डिफरेंस छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है कि जिसको कि एक्सेप्ट कर लिया जाए। एक्सपेरिमेंटल ये आ रहा है, जबकि न्यूटन साहब ने बताया कि भाई प्रेशर होता है बल्क मॉडल्स, तो वैल्यू डालो और इससे निकला 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहा, क्योंकि 15% का डिफरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये लोग सोचने लगे न्यूटन साहब ने क्या गड़बड़ कर दिया भाई, न्यूटन साहब ने क्या गड़बड़ कर दिया। तो लैपलास साहब आए, उन्होंने करेक्शन किया इसका। तो एक टॉपिक ये बन जाता है कि लैपलास करेक्शन। तो भैया मैं खाली बताता जा रहा हूँ, अभी आपको मेन फॉर्मूला याद रखने हैं, और स्कूल में वैसे सिलेबस में है नहीं तो कराने का कोई चांस बनता नहीं है, फिर भी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कुछ अगर आए तो आप कर लेंगे। अब लैपलास साहब ने इसको क्या करेक्ट किया वो जरा आप समझा जाए। तो देखो, न्यूटन साहब का अपना लॉजिक था भाई कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो लैपलास साहब ने करेक्शन किया इसको। लैपलास साहब ने क्या बोला भाई कि न्यूटन साहब जो ये मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं भाई कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये मानना ठीक नहीं है, यही मानना गलत है। उन्होंने कहा कि साउंड का जो प्रोपगेशन हो रहा है, साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज एडियाबेटिक। इन्होंने बोला कि भैया ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, एडियाबेटिक है। इन्होंने तो बोला कि कोई टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में चलते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन इस तरह चलते हैं, और इससे हमारा कोई टेम्परेचर मीडियम का चेंज नहीं होता। इसलिए उनका तो कहना था ठीक है भाई टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन लैपलास साहब ने बोला कि नहीं, ये मानना जो है ना यही गड़बड़ है, ये मानना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस होने में दो रीज़न उन्होंने बताए, दो रीज़न उन्होंने काउंट कराया कि भैया ये इस रीज़न से एडियाबेटिक लेना पड़ेगा, एडियाबेटिक ही होगा। क्या रीज़न बताया उन्होंने बोला कि देखो जब साउंड प्रोपेगेट करता है एयर से तो भाई वो बहुत फास्ट चलता है, यानी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, एक सेकंड के लिए कान रख दो यहाँ पे और कोई बोल रहा हो तो पता नहीं हज़ारों कंप्रेशन रेयरफैक्शन तुम्हारे कान में एंटर करेंगे, इतना फास्ट है। साउंड प्रोपेगेशन इज वेरी फास्ट। आप खुद सोचो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं। इनमें से कोई एक लो, मान लो हम लोग बोले 1000 हर्ट्ज वाला ही खाली ले लें, बीच वाला मान लो कुछ ले लिया हमने 1000 हर्ट्ज। अरे भैया 1000 हर्ट्ज है, इसका मतलब 1000 साइकिल पर सेकेंड, 1000 साइकिल पर सेकेंड मीन्स 1000 साइकिल, एक सेकेंड में 1000 कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आ जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। तो सोचो कितना फास्ट चल रहा है कि किसी एक मोमेंट पे अगर आप देखो कि कितने कंप्रेशन रेयरफैक्शन जा रहे हैं, तो अगर ये 1000 हर्ट्ज का है तो 1000 जा रहे हैं, एक सेकंड में 1000 कंप्रेशन एंड 1000 रेयरफैक्शन। तो उनका कहना ये था, लैपलास साहब का कहना, कि ये इतना फास्ट है कि आप सोचते हो, न्यूटन साहब का कहना था कि जहाँ कंप्रेशन होगा वहाँ टेम्परेचर थोड़ा लार्ज हो जाएगा, जहाँ रेयरफैक्शन होगा टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर जहाँ कंप्रेशन होगा टेम्परेचर, कंप्रेशन होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रेयरफैक्शन होने से टेम्परेचर कम हो जाएगा। कंप्रेस किए, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा, लेकिन ये आपस में एक्सचेंज होता रहता है। मान लो यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे लेस हो गया, यहाँ हाई टेम्परेचर, यहाँ लेस टेम्परेचर, यहाँ लेस टेम्परेचर, यहाँ फिर हाई टेम्परेचर, फिर लेस। तो इस तरह से आ रहे हैं, कभी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, तो इससे कोई इफेक्टिवली टेम्परेचर चेंज नहीं होता। उन्होंने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट। इनका कहना था कि भैया कंप्रेशन में हाई टेम्परेचर और जहाँ रेयरफैक्शन है लो टेम्परेचर है, और इतना फास्ट है कि जहाँ हाई हुआ टेम्परेचर वो लो की तरफ एनर्जी देना चाहेगा, लेकिन देने के लिए टाइम ही नहीं है, और कुछ तो टाइम लगेगा एनर्जी एक्सचेंज होने में, टाइम ही नहीं। इतना फास्ट प्रोसेस है कि टाइम इफेक्टिवली एनर्जी एक्सचेंज के लिए ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो टाइम है। टाइम फॉर एनर्जी एक्सचेंज
एनर्जी एक्सचेंज होगा तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा, क्योंकि कहीं टेम्परेचर अप हुआ है तो वो एनर्जी दे, जहाँ डाउन हुआ एनर्जी ले। फॉर एनर्जी एक्सचेंज टाइम अवेलेबल ऑलमोस्ट 0 है। नंबर 1 रीज़न उन्होंने ये बताया, और नंबर 2 रीज़न उन्होंने बताया कि भैया किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करोगे। कंप्रेशन यहाँ है तो वो एयर के थ्रू दूसरे जगह एनर्जी दे देगा, रेयरफेक्शन है तो एनर्जी ले लेगा। किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा? एयर के साथ। तो लैप्लास साहब ने बोला कि अच्छा एयर के साथ एनर्जी एक्सचेंज करोगे, बट एयर इज इंसुलेटर। उन्होंने कहा कि एयर के साथ एनर्जी एक्सचेंज की जो बात कह रहे हैं न्यूटन साहब, तो एयर तो इंसुलेटर है, वो कैसे इतना फास्ट एनर्जी दे देगा, ले लेगा, ये तो इंसुलेटर है। 2 बात उन्होंने बताया, एक तो एयर जिसके साथ एनर्जी एक्सचेंज की बात न्यूटन साहब कह रहे हैं वो इंसुलेटर है, इसलिए एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि एक्सचेंज होने का अगर चांस बने भी तो टाइम इतना कम है कि इफेक्टिवली नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस है। और जब एडियाबेटिक प्रोसेस जब है तो भैया बल्क मॉडुलस निकालो ना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब -dp/dv इंटू वी, जो बल्क मॉडुलस का वैल्यू होता है वो निकालो, तो वो आएगा गामा इंटू पी। वो क्या आएगा? गामा इंटू पी। एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस तो वो ये होता है भाई, गामा इंटू पी। कैसे होता है? तो वो भी हम लोगों ने पहले देखा था, पी वी का पावर गामा होता है कांस्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट करो भाई क्योंकि हमें निकालना है बल्क मॉडुलस। तो dp/dv करोगे, इंटू वी का पावर गामा करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फिर प्लस करोगे p इंटू यहाँ गामा वी का पावर गामा -1 हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यही लिखेंगे, ध्यान से समझो। प्रेशर को डिफरेंशिएट किया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो dp/dv इंटू वी का पावर गामा, प्लस प्रेशर एज इट इज मल्टीप्लाई हुआ, और इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो गामा इंटू वी का पावर गामा -1, गामा इंटू वी का पावर गामा -1, ये इस तरह से हो गया भाई, इज इक्वल टू 0। और यहाँ से निकालेंगे तो dp/dv इंटू वी का पावर गामा, और ये हो जाएगा इधर जाकर के -p इंटू गामा इंटू वी का पावर गामा -1। ये गामा -1 को इधर ले आए, माइनस को भी इधर ले आए, -dp/dv इंटू वी का पावर गामा डिवाइडेड बाई वी का पावर गामा -1 इज इक्वल टू गामा इंटू पी। और यही तो हो गया भाई, यही हो गया -dp/dv, और इंटू ये वाला क्या हो गया v, क्योंकि v का पावर गामा और माइनस गामा +1, माइनस ऊपर जाएगा, माइनस गामा प्लस माइनस गामा कैंसिल हो जाएगा और 1 रह जाएगा, तो v का पावर 1। तो -dp/dv इंटू वी इज इक्वल टू गामा इंटू पी, और ये गामा इंटू पी यही हो गया हमारा एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। बोलो भाई क्लियर है? तो ये हम लोगों ने फ्लूइड्स में कराया भी था, एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस इज गामा इंटू प्रेशर। ठीक है, तो आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है, मैंने बस जल्दी जल्दी बोल दिया इसको, जो समझना चाहे अपना समझ लें। लेकिन हुआ क्या फाइनली ये हुआ कि इनका कहना था लैप्लास साहब का कि भैया एडियाबेटिक का प्रोसेस होगा, इसलिए एडियाबेटिक वाला काम करो। ये न्यूटन साहब ने जो किया वो गड़बड़ कर दिया है, इसलिए आप एडियाबेटिक लेकर चलो। तो इसके हिसाब से लैप्लास साहब ने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। होता है भाई, बिल्कुल होता है। तो बल्क मॉडुलस हम लोग एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस डालें, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ एयर करें, और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होता है गामा इंटू पी। तो गामा इंटू पी डिवाइडेड बाई डेंसिटी करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो एयर में साउंड का स्पीड आया गामा का वैल्यू, तो अंडर रूट गामा का वैल्यू और अंडर रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। गामा को साइड कर दिया क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी था ही 280, ये तो न्यूटन साहब ने कैलकुलेट कर ही लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, वो 280 आया था। और ये गामा का वैल्यू एयर के लिए होता है 7/5, यानी कि अंडर रूट 1.4 और ये 280, ये आया 332 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू जो आया 332 मीटर पर सेकेंड आया, मीन्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। ये आया जो कि एक्सपेरिमेंटली भी यही था और थ्योरेटिकली भी यही आया, और इस तरह से ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये भैया करेक्शन है। तो लैप्लास साहब ने करेक्शन किया। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा है भैया गामा का वैल्यू 7/5 क्यों कर दिए? बोलो यही डाउट है?
बोलो भाई, पहलवानों बोलो, क्या डाउट है इसमें? बोलो भाई बोलो, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. Yes. तो डाउट क्या है इसमें? क्लियर है? खाली एक डाउट है कि 7/5 कैसे हो गया, ठीक है? तो इसको मैं बता रहा हूं भाई, न्यूटन साहब ने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस, इसलिए बल्क मॉडुलस प्रेशर रख दो, प्रेशर रखा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी 280 आया, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं हुआ एक्सपेरिमेंटल के साथ, ये एग्री नहीं किया। लैप्लेस साहब ने करेक्शन किया कि साउंड का प्रोपगेशन क्या है भाई, एडिवेटिक है। क्यों है? क्योंकि टाइम नहीं मिलता और इंसुलेटर एयर है, इसलिए नहीं हो पाता एक्सचेंज, तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए एडिवेटिक प्रोसेस है, और एडिवेटिक प्रोसेस है तो ये 332। अब ये देखो गामा पी, जो हमारा एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस है, गामा इंटू पी, यही ध्यान रखने हैं, यही फाइनली फॉर्मूला बन गया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए, ये फाइनली हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है। अब ये गामा का वैल्यू 7/5 कैसे है, जरा इस बात को समझ लेते हैं। तो गामा किसके लिए निकालना चाह रहे हैं भाई? तो गामा का वैल्यू होता था, याद होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, बोलो होता था? Yes, sir. होता था। तो एयर की बात करेंगे हम लोग, एयर के लिए हमें बताना है भाई। तो एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, मेनली तो यही होता है। ये हमारा होता है कितना? 78%। ये कितना होता है? 21%। बोलो, यही होता है। और बाकी जो होते हैं अदर्स, वो हमारा 1%। बोलो, ये तो सबको पता है भाई एयर का कंपोजिशन। Yes, sir. तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। बोलो, जिसका 99% एयर का डायटोमिक है। क्या है? डायटोमिक गैस है, N2 और O2। ये क्या है भाई? और H2O CO2 ये है, तो खैर वो तो नेग्लिजिबल है, N2O2 मेन। तो 99% जिसका डायटोमिक है, तो डायटोमिक वाला यूज करेंगे, और डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 इधर 5 + 2 7/5। डायटोमिक के लिए 7/5 होता है, एयर डायटोमिक है, एयर क्या है? डायटोमिक है, इसलिए हम लोगों ने 7/5 डालेंगे और इससे हमें कैलकुलेट हो गया। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से लैप्लेस साहब ने करेक्शन कर दिया। तो फाइनली फॉर्मूला हम लोग के पास आया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी √ गामा पी अपॉन डेंसिटी, और इस फॉर्मूला का स्टैंडर्ड है जिस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो फाइनली फॉर्मूला बना और न्यूटन साहब वाला फॉर्मूला छोड़ दिया गया, और इसको अगर हम लोग लिखें तो गामा इंटू पी, डेंसिटी को लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा लिखा। और ऐसा लिखने से क्या हुआ जरा देखो, ये हो गया गामा, और पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इक्वल टू NRT होता है। पी वी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ भाई NRT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज NRT, और यहाँ मास लिखेंगे नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर वेट, मोलर मास। नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास इज द मास ऑफ गैस, या एयर हो या गैस हो, सबके लिए ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो गया? √ यहाँ NN कैंसिल हो गया, गामा RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। ध्यान देना, ये है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि स्पीड ऑफ वेव क्या हुआ। हम लोगों ने स्पीड ऑफ वेव के नाम पे हम लोगों ने देखा था भाई कि अगर किसी वेव का स्पीड देखने हैं तो दो तरह का वेव हम लोग देखें कि स्पीड ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग अगर देखना हो, √ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। टेंशन कितना है स्ट्रिंग में और मास पर यूनिट लेंथ कितना है, ये होता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि साउंड वेव का स्पीड अगर देखेंगे तो √ इलास्टिसिटी कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी है। सॉलिड में देखें तो यंग्स मॉडुलस, और लिक्विड गैस में देखें तो बल्क मॉडुलस। अगर हम लोग वाटर की बात करें
स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर अगर बोलें तो वाटर का बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो आता है 1440। जब बल्क मॉडुलस और वाटर का डेंसिटी रखते हैं तो 1440 आता है, मीन्स 1440 मीटर पर सेकंड से वाटर में चलता है। किसी और लिक्विड के लिए करना होगा तो लिक्विड का बल्क मॉडुलस और डेंसिटी डालेंगे। एयर में चक्कर होता है कि एयर में या गैस में क्या होगा, तो न्यूटन साहब का और लैप्लास करेक्शन। न्यूटन साहब ने आइसोथर्मल प्रोसेस बताया, लैप्लास साहब ने एडियाबैटिक प्रोसेस बताया, और इस तरह से रीज़न भी बताया उन्होंने, क्योंकि एयर इंसुलेटर है इसलिए एनर्जी एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिलता भाई। अब जब टाइम ही नहीं मिल रहा है और एयर है भी तो इंसुलेटर, आप बोल रहे हो कि एयर से एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, तो एयर तो इंसुलेटर है, इसलिए कोई टाइम नहीं मिला तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं है तो एडियाबैटिक, एनर्जी एक्सचेंज नहीं है तो एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस निकाल करके डाल दिया गया। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस हम लोगों ने निकाला गामा इंटू पी, और वो वैल्यू डाला, और डायटोमिक होता है इसलिए 7/5 रख देंगे गामा का वैल्यू, और उससे हमें मिल गया। सो फाइनली फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए ये है। बोलो ठीक है यहां तक? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक लिखो जो कि सिलेबस में भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवल करता हुआ वेव का इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जानेंगे। और ज़रा ध्यान देना, वार्निंग समझो, क्वेश्चन समझो, जो समझ लो। अगर अभी का क्लास किसी का मिस हुआ या नेक्स्ट मिस हुआ तो उसके आगे के क्लास नहीं समझ में आएंगे, सारे लिंक्ड हैं, सारे लिंक्ड हैं, ठीक है? इसलिए बिल्कुल क्लास मिसिंग नहीं होना चाहिए, हुआ तो गए, क्योंकि अब मैथमेटिकल है, बिल्कुल लिंकेज बना हुआ है। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव का मतलब है कि ये ट्रैवल करता हुआ जो वेव जा रहा है, स्ट्रिंग का वेव आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रिंग पर का वेव, मान लो ये स्ट्रिंग का वेव है, एक पल्स भेजेंगे तो एक पल्स जाएगा, और अगर मान लो 10 बार भेज रहे हैं 10 वेव ट्रेन जाएंगे। वेव ट्रेन बोलते हैं इसको जब बहुत सारे पल्स हो तो। इसको हम लोग देखो, ये साइनोसॉइडल वेव, आपको जो पढ़ना है वो साइनोसॉइडल वेव पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव कौन सा भाई? साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल वेव का मतलब क्या हुआ? ऐसा वेव जो कि साइनोसॉइडल फंक्शन से रिप्रेजेंट हो जाए, और साइनोसॉइडल फंक्शन होता है साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन, साइन और कॉस वाला। जो साइन से या कॉस से रिप्रेजेंट हो वो साइनोसॉइडल फंक्शन है, और उस फंक्शन से रिप्रेजेंट हो ऐसा वेव को साइनोसॉइडल वेव बोलेंगे। मतलब साइनोसॉइडल वेव अगर प्रोड्यूस करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है, अगर लैब में प्रोड्यूस करना है तो एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो, स्प्रिंग मास सिस्टम में एक ब्लॉक अटैच कर दो, ब्लॉक में एक हुक लगा लो, और इस हुक से स्ट्रिंग को फंसा दो। अब यही पकड़ के ब्लॉक इसको घुमाएगा, अप एंड डाउन करेगा, क्योंकि ये तुम इसको ऐसे ऑसिलेट करा दोगे तो ये अपना SHM करेगा। इसका इक्वेशन किसी भी टाइम पे अगर मान लो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है मान लो, तो y पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो और किसी मोमेंट पे इसका y डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो है मान लो y = a sin ωt। ये तो भैया SHM करेगा, SHM करेगा, अपना साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक बोले या साइनोसॉइडल बोले एक ही बात, तो हार्मोनिक फंक्शन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग जो है, इसका एंड, स्ट्रिंग का जो ये वाला लास्ट एंड है, उसको पकड़ के ये SHM करा रहा है। अगर आप हाथ से पकड़ के करोगे तो आप कभी भी साइनोसॉइडल नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि आप तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाओगे, सडनली ब्रेक लगाओगे, सडनली इधर लाओगे, इधर लाओगे, इधर लाओगे, कभी कम गैप पे आएगा, कभी ज़्यादा टाइम इंटरवल कर दोगे, कभी कम टाइम इंटरवल कर दोगे, कभी नींद आने लग जाएगा, कभी सुस्त हो जाओगे तो धीरे धीरे हाथ दर्द कर गया भाई, और कभी जोश में आ जाओगे तो ऐसे ऐसे करने लग जाओगे। मीन्स टाइम पीरियड का कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, साइनोसॉइडल नहीं रहेगा, आप तो कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चले जाओगे। लेकिन ये हमेशा ऐसे कराएगा, SHM की तरह कराएगा, मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, धीरे धीरे कम वेलोसिटी, यहाँ एक्सट्रीम पे आएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। यहाँ है पॉजिटिव एक्सट्रीम मीन्स y = +a, यहाँ पे है नेगेटिव एक्सट्रीम y = -a, यहाँ पे है मीन पोजीशन y = 0 वाला पोजीशन। इस तरह से ये SHM कर रहा है अपना, और जो ये काम करेगा, फर्स्ट वाला पार्टिकल
फर्स्ट वाला पार्टिकल को इसने उठाया तो फर्स्ट वाला कट के थोड़ी ही उठ जाएगा ऊपर, स्प्रिंग मास सिस्टम ने इसको उठाया तो ये कट के थोड़ी ही उठ जाएगा, ये तो भाई उठेगा तो अपने पास वाले को ऐसे यहाँ पर करेगा, ये अपने पास वाले को यहाँ बुलाएगा, ये अपने पास वाले को यहाँ बुलाएगा। इस तरह से थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से नज़र आएगा। ये वाला को ऊपर ले जा रहा है लेकिन ये वाला इसको पकड़ रखा है, ये इसको इस तरह से यहाँ तक उठा हुआ है। अब उसके बाद ये और ऊपर उठाया तो ये और ऊपर उठेगा इस तरह से। थोड़ी देर के बाद देखोगे ये स्ट्रिंग ऐसे रहेगा और ये ऐसे जा रहा है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम को इसको ऐसे ले जा रहा है और ये है हो गया है तुम्हारा क्रेस्ट बना हुआ है। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये इस तरह से ये आगे बढ़ गया। तो इस तरह से जो भी ये काम कराएगा वो आगे हैंड ओवर होता जाएगा। अगर ये मान लो रुक गया, स्प्रिंग मास सिस्टम इसको रोक दे तो इसके पहले तो चल रहा था वो तो आगे बढ़ चुका है, यहाँ रोक दे तो ये रुकेगा तो ये नेक्स्ट वाले को रोकेगा, वो अपने नेक्स्ट वाले को रोकेगा कि भैया अब नहीं जाना है, अब नहीं ऑसिलेशन करने हैं, तो ये नेक्स्ट वाले को रोकेगा, नेक्स्ट वाला उसको, नेक्स्ट वाला उसको। इस तरह से रुकने वाला प्रोसेस भी धीरे धीरे आगे प्रोपगेट करेगा और यहाँ को रोकेगा, फिर यहाँ रोकेगा, फिर यहाँ रोकेगा, फिर यहाँ ऐसे चलेगा। अब अपवर्ड ले जा रहा है तो अपवर्ड भी अपने बगल वाले को ले जाएगा, वो फिर अपने बगल वाले को ले जाएगा। इस तरह से अपवर्ड डाउनवर्ड अगर कंटिन्यूसली करने लग जाए ये, तो ये क्रेस्ट एंड ट्रफ का सीरीज चलेंगे और ये एक साइनसॉइडल वेव इन स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग में ये वेव प्रोपगेट कर रहे हैं, हमें इस प्रोपगेटिंग वेव का इक्वेशन चाहिए। समझ में आया कुछ बात भाई, इंट्रोडक्टरी बात इस चीज़ का कि हमने वेव साइनसॉइडल प्रोड्यूस करना है तो स्प्रिंग मास सिस्टम बेस्ट एग्जांपल है, उससे कर सकते हैं प्रोड्यूस। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक? तो स्प्रिंग मास सिस्टम से हमने प्रोड्यूस किया और ये राइटवर्ड चलेगा और राइटवर्ड जाने का वेलोसिटी क्या होगा, जितना टेंशन होगा डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ, जितना टेंशन होगा डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ। इस स्पीड से ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन आएगा जब न्यूमेरिकल तो हम लोग और करेंगे। फिलहाल याद रखने हैं कि कितना टेंशन और कितना मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कुछ तो मास होगा स्ट्रिंग में, 2 ग्राम 4 ग्राम तो वो रखेंगे यहाँ पे। मान लो फॉर एग्जांपल टेंशन है 100 न्यूटन, मास पर यूनिट लेंथ है 1 ग्राम, 1 ग्राम पर मीटर। अगर मान लो 1 ग्राम पर मीटर है तो 1 ग्राम पर मीटर है तो उसको एसआई में करेंगे कन्वर्ट भाई। टेंशन हो गया 100 न्यूटन और ये 1 ग्राम मीन्स 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर, तो पर मीटर। ये हो गया इतना न्यूटन, सब ऐसा ही हो गया। तो बताओ कितना हो गया, ये 10⁵ हो गया, 10⁵ हो गया। मान लो 10⁴ होता है तो ये 10⁻² हो जाता। मीन्स अगर मैं ये बोलूँ कि ये 10 ग्राम वाला है तो 10 ग्राम वाला है तो 10⁻² हो जाएगा। फाइनली -2 हो जाएगा, इधर 10⁻² यानी कि 10⁻4 हो जाएगा। बोलो ठीक है, तो ये मिल जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स अगर हमारा 10 ग्राम पर मीटर वाला स्ट्रिंग हो जिसके यूनिट मीटर में 10 ग्राम हो, 10 ग्राम पर मीटर वाला स्ट्रिंग हो और इस स्ट्रिंग में हमने 100 न्यूटन का टेंशन डेवलप कर रखा हो। आप सोचोगे 100 न्यूटन टेंशन कैसे डेवलप करेंगे, तो भैया वो भी आप समझ सकते हो। देखो मान लो हमने एक पुली लगाया, एक ये टेबल है, इधर ये वाल है, स्ट्रिंग लगाया, इस स्ट्रिंग लगा करके पुली के थ्रू यहाँ पे ब्लॉक रखा, वेट रखा। वेट रखेंगे तो यहाँ टेंशन डेवलप हो जाएगा, यही टेंशन यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये टेंशन। अब यहाँ पे तुम पल्स जनरेट करो तो ये आगे जाएगा, पल्स जनरेट करो आगे जाएगा, प्रोपगेट करेगा भाई। टेंशन बढ़ाना हो तो यहाँ पे और मास रख दो, कम करना हो मास को कम कर दो। तो इस तरह से टेंशन प्रोड्यूस करके इसमें हम लोग सोनोमीटर में ऐसा ही किया जाता है। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग सोनोमीटर, तो सोनोमीटर में यही काम किया जाता है। एक तरफ से वेट रख दिया जाता है, ऑफलाइन क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट है, मौका मिलेगा तो वो हो भी सकता है, लेकिन शायद मौका ना मिले, बंद किया हुआ है इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने। तो फिलहाल यहाँ टेंशन हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो टेंशन तो भाई स्ट्रिंग में आएगा तभी स्ट्रिंग में पल्स चलेगा। लूज स्ट्रिंग पड़ा हो फ्लोर पे और उसको ऐसे ऐसे पकड़ के करोगे तो वेव थोड़ी चल पाएगा, नहीं चलेगा। लूज से बिना टेंशन का स्ट्रिंग में नहीं वेव चलेगा। पहले उसको फिक्स करो, टेंशन में लाओ और टेंशन में लाए हुए में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करो,
तो एनर्जी प्रोपेगेट करेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, इतना आप थोड़ा सा समझे। अब जरा देख रहे हैं कि ट्रैवल करता हुआ वेव को मैथ्स में इक्वेशन वाइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ट्रिकी है और ध्यान से समझेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव का सबसे पहले मतलब ये है कि हमें किसी भी पार्टिकल का, यहाँ के पार्टिकल का, यहाँ के पार्टिकल का, हमें चाहिए कि भैया ये वाला पार्टिकल जो x इक्वल टू 0, ये है मान लो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 ऑरिजिन है, इधर y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है। तो जहाँ भी वेव पहुँचेगा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराएगा, क्योंकि पहले पार्टिकल को भी y डायरेक्शन में करा रहे हैं। अब देखो ट्रैवलिंग वेव को इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन लिखने का मतलब है कि भगवान मुझे एक ऐसा इक्वेशन दे दो जिससे कि किसी भी x वाले का, मीन्स x इक्वल टू 20 वाले का मन करेगा तो x इक्वल टू 20 वाले का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, x इक्वल टू 30 वाले का मन करे तो x इक्वल टू 30 वाले का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इन्फॉर्मेशन क्या मिल जाए भाई? कि उस x इक्वल टू 30 वाले का डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे क्या होगा, t टाइम पे उस x वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये निकालना। फिर से इस बात को समझा जाए, समझने में थोड़ा परेशानी होता है स्टार्टिंग में। ट्रैवल करता हुआ जो वेव जाता है उसमें हम लोग जानना चाहते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें क्या क्या जानना पड़ेगा भाई? तो कितना वेलोसिटी से जा रहा है वो बताएगा, कितना एम्पलीट्यूड का है भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा वाई मैक्स वो कितना है भाई, और इसका वेवलेंथ कितना है भाई, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, ये जानना चाहते हैं। वेव का वेलोसिटी जानना चाहते हैं, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड जानना चाहते हैं। और क्या जानना चाहेंगे वेव के बारे में भाई? वेव जो प्रोपेगेट कर रहा है उसमें और क्या क्या जानना चाहेंगे? यही तो जानना चाहेंगे, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ कितना, एम्पलीट्यूड कितना, वेव का वेलोसिटी कितना, यही सब तो जानना चाहेंगे वेव के बारे में। ये सब जानना चाहते हैं। कोई वेव मोशन हो रहा है, सी में तूफान आया है, बड़ा एम्पलीट्यूड वाला वेव, या स्विमिंग पूल में पल्स जनरेट हो रहा है, या स्ट्रिंग में नोबिता ने पल्स या जियान ने पल्स प्रोड्यूस किया, तो कोई भी वेव के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, तो भैया वेव के बारे में बात करोगे तो किस चीज़ की बात करोगे? यही कि उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या टाइम पीरियड है, कितना वेवलेंथ है उसका, कितना एम्पलीट्यूड का है, और किस वेलोसिटी से ये वेव प्रोपेगेट कर रहा है, यही सब तो जानना चाहते हैं। ये है वेव पैरामीटर्स। वेव को बताने के लिए ये पैरामीटर्स हैं। तो वेव पैरामीटर्स जो ये हैं, इनका वैल्यू हमें पता लग जाए। भगवान मुझे एक ऐसा इक्वेशन दो जिससे कि हम लोग जिस x का जिस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें डिस्प्लेसमेंट मिले, वेलोसिटी निकालना चाहे वेव का वेलोसिटी मिले। एक ऐसा इक्वेशन दो जिससे हमें एम्पलीट्यूड का भी पता लगता हो, वेवलेंथ का भी पता लगता हो, फ्रीक्वेंसी का भी पता लगता हो, और जिसका मतलब हो, जिस पे इंटरेस्ट आ जाए उस पे उसका किसी टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट है। मान लो मैं चाहता हूँ 30 वाले का, x इक्वल टू 30 वाले का t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट था, तो हमें ऐसा इक्वेशन मिले जिस इक्वेशन से हम लोग x इक्वल टू 30 वाले का t इक्वल टू 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकें। ऐसा इक्वेशन को वेव को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन से ये वेव के ये सारे पैरामीटर्स का इंफॉर्मेशन एक इक्वेशन में मिल जाए। उस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैवल करता हुआ वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। मीनिंग समझ में आया? क्या हमें चाहिए? एक ऐसा इक्वेशन जो हमें जिस पार्टिकल पे इंटरेस्ट हो उस पार्टिकल का जिस टाइम पे इंटरेस्ट हो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बता दे, साथ में वेव का वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सब बता दे। तो उस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव या इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, जो प्रोग्रेस करता हुआ जा रहा है। ये मीनिंग क्लियर हुआ कि क्या ऑब्टेन करने जा रहे हैं? सच एन इक्वेशन विच कैन प्रोवाइड अस ऑल दीज इंफॉर्मेशन, या डिस्प्लेसमेंट अगर मिल जाए तो ये इससे भी निकालेंगे। एक ही इक्वेशन में ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या एक स्टेप पे मिल जाए, एक इक्वेशन हो एक स्टेप में मिल जाए ये सारा इन्फॉर्मेशन, वैसा।
तो देखो भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव जो होता है उसमें हम लोग किसी भी x वाले का x = 20 का x = 30 का मैं रखूंगा, मैं हमें जो भी मन करेगा वो रखूंगा, और जिस टाइम पे मन करेगा वो टाइम रखूंगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव हम लोग ऑब्टेन करते हैं इस साइनसॉइडल वेव के लिए, तो वो आता है y = रिजल्ट लिख रहा हूँ a sin ωt - kx। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाता हुआ वेव है। कहाँ से आया अभी बताऊंगा मैं, लेकिन ये है फाइनली रिजल्ट, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। आप सोचेंगे अगर ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है तो ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसमें मिल जाएगा भाई, बिल्कुल मिल जाएगा। देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव का एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, फिर मैं इसको ऑब्टेन भी कर दूंगा। 10 मिनट का टाइम है अभी। तो देखो, अगर मान लो मैं बोलूँ कि y = 2.0 sin 100πt प्लस -2x, ऐसा करें, माइनस वाला ही अभी काम हो रहा है, माइनस वाला है, -2x, ये है इतना सेंटीमीटर। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है, और आप बताओ ये सारे पैरामीटर्स मैं बता दूंगा, आप भी बता दोगे थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट क्लास में। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है। देखो, अगर मुझे इंटरेस्ट हो कि हमें जानना है x = 5 सेंटीमीटर वाले का t = 2 सेकंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट था, तो ये है डिस्प्लेसमेंट y, वैल्यू रखूंगा जो है sin 100π, टाइम का वैल्यू रखूंगा 2 सेकंड, -2 × x का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² रख देंगे भाई, 5 सेंटीमीटर रख दिया, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 और ये साइन क्या मिल गया भाई, तो ये मिल गया 200π माइनस ये वाला जो भी है वैल्यू 10 × 10⁻², दैट इज 10⁻1 1/10, ये है 1/10, इस तरह से। अब इसका वैल्यू निकालेंगे भाई। अब ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हो, अगर 200π है, साइन 2π होता है, फिर 4π पे रिपीट होता है, 6π 8π 10π 200π भी क्या हो जाएगा, वो जीरो जैसा होगा, साइन जीरो जैसा हो जाएगा, यानी कि सीधा साइन -100 -1/10 ये आएगा। मीन्स इसका कुछ वैल्यू आएगा ना भाई। साइन 2π जीरो होता है, साइन 4π जीरो, साइन 6π जीरो, साइन 200π भी जीरो होता है, लेकिन ये -1/10 है, इसलिए 2 हो गया, और साइन -1/10 जो भी वैल्यू आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा भाई, जो वैल्यू आएगा बिटवीन 1 एंड -1। मान लो ये वैल्यू आया -1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया भाई कि y जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने मीन से 1.5 सेंटीमीटर नीचे है। अगर ये वैल्यू आया था +1.5 तो बोलते कि ये 1.5 सेंटीमीटर अपने मीन से ऊपर है उस टाइम पे। तो हमें ये इक्वेशन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। किसका बता रहा है भाई, तो जिसका x कोऑर्डिनेट रखोगे उसका, जिस टाइम पे रखोगे उस टाइम पे, टाइम आप रखो और आपको मिलेगा, टाइम रखो और x रखो, तो x और टाइम रखेंगे, हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट तो मिल जाएगा, और क्या क्या मिल जाएगा, तो देखो और क्या क्या मिल जाएगा। आज तो हम लोगों के पास टाइम कम है। ये देखो, इसमें जो ओमेगा होता है, ये जो ओमेगा है, जो टी का कोफिशिएंट है, टी का जो कोफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा होता है हमारा, जब डेराइव करेंगे तो आपको पता लगेगा, ओमेगा होता है 2π/λ, और ओमेगा होता है ये ओमेगा टी, ओमेगा तो होता है 2π/t, ध्यान से 2π/t ओमेगा है, ये ओमेगा को लिख रहा हूँ, साइन ओमेगा टी, टी का जो कोफिशिएंट है वो है 2π/T, इससे आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा क्या भाई, तो 2π × f, तो f मिल जाएगा तुम्हें ω/2π। यहाँ पे ओमेगा कितना था 100π, तो 100π रखेंगे अपॉन 2π करेंगे, इससे क्या मिल जाएगा हमें भाई 50, तो 50 हर्ट्ज का हमारा ये वेव है। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है उसको k बोलते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, k बोलते हैं। तो ये k क्या होता है, तो k होता है ω/v या 2π/λ। तो k का वैल्यू अगर पता है
के पता है, यहाँ ओमेगा है, ओमेगा पता है। ये दो चीज़ में बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है। के होता है ओमेगा अपॉन वी, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि वी स्पीड ऑफ द वेव क्या होगा, तो स्पीड हो जाएगा ओमेगा अपॉन के। ओमेगा का वैल्यू कितना था 100 पाई, ओमेगा का वैल्यू कितना था 100 पाई। के का वैल्यू क्या है भाई, तो के का वैल्यू है 2, तो ये हो गया तुम्हारा 50 पाई, यानी कि 50 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है। वेवलेंथ कितना, तो वेवलेंथ यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई के, 2 पाई डिवाइडेड बाई के का वैल्यू था 2 रख देंगे और इससे मिल जाएगा पाई, मीन्स 3.14 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। चलो भाई ये समझ में आ गया। क्या क्या मिल गया तुम्हें इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट मिल गया था जिस एक्स के लिए चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए। वेव का वेलोसिटी मिल चुका है। एम्पलीट्यूड तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ है एम्पलीट्यूड छुपा हुआ। एम्पलीट्यूड मीन्स वाई मैक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड है, ओमेगा है मीन्स फ्रीक्वेंसी है, के है मीन्स वेवलेंथ है, के दिया है मतलब वेवलेंथ भी है और भी वेव का वेलोसिटी भी है। तो एम्पलीट्यूड मिला, वेवलेंथ मिला, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड मिला, फ्रीक्वेंसी मिला, और क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए सब कुछ है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अभी मैंने सिर्फ डेरिवेशन नहीं बताया कि ये कहाँ से आया, बाकी मैंने ये बताया कि ये होता क्या है वेव इक्वेशन। वेव का इक्वेशन का मतलब ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा एक इक्वेशन जो हमें इस ट्रैवल करता हुआ वेव का किसी पार्टिकल को किसी टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट है वो मिले, इस वेव का क्या वेलोसिटी है वो मिले, इस वेव में क्या एम्पलीट्यूड क्या वेवलेंथ है वो मिले। तो वो सारा कुछ देख रहे हो ना, मिल रहा है। ये कहाँ से आया वो हम लोग, अब तो टाइम भी हो गया है, इतना बात समझ में आया भाई। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझ गए, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझ गए। नाम से ही क्लियर है, ट्रैवल करते हुए वेव का इक्वेशन। तो इसको साइन या कोसाइन में आता है, इसके और भी फॉर्मेट हैं, मीन्स अगला क्लास जो होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन कोई क्लास मिस हुआ तो उसके आगे का भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो अगले ही क्लास में अब हम लोग कर पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है, तो इसको डेराइव करेंगे। और यहाँ जो है ये है एम्पलीट्यूड, यहाँ है जो ओमेगा है, और ये है के, और के में छुपा हुआ है वेव का वेलोसिटी, और के में ही छुपा हुआ है हमारा वेवलेंथ। और इससे हमें किसी पार्टिकल का कभी भी वेलोसिटी निकालना हो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, सब मिल जाएगा। यही सब है वेव के पैरामीटर, और इन पैरामीटर्स का सारा इंफॉर्मेशन कंटेंट है एक इक्वेशन में, जिसको कि हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। और ऐसे ट्रैवल करते हुए साइनोसॉइडल वेव को कैसे हम लोग ये लिख पाए वो मैं बताऊंगा। ये कैसे बता रहा है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट, किसी भी एक्स वाले का डिस्प्लेसमेंट ये कैसे हुआ। ये इक्वेशन लाएंगे अगले क्लास में, लेकिन क्या हुआ वो आप ज़रूर समझ गए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे का क्लास। अभी आप ऑसिलेशन को रिवाइज़ करें। अभी तो मैंने आज इंट्रोडक्टरी क्लास वेव मोशन का दिया, ठीक है। आगे बहुत कुछ पढ़ना है, बीट्स पढ़ना है, स्टैंडिंग वेव पढ़ना है, मैथमेटिकल वर्जन। और ये याद रहे कि मैंने पहले भी बताया था कि 11th क्लास का मैकेनिक्स और SHM एंड वेव, स्कूल वाले बोलेंगे भले ही नेगलेक्ट करने को कि भैया इसमें बस इतना ही है, इतना ही कर लो, इतना ही पूछेंगे। कितना भी आपको लॉलीपॉप दे दें, आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि 12th में या आगे के जितने भी फिज़िक्स हैं उसमें तुम्हें मैकेनिक्स और SHM और वेव सबसे ज़्यादा काम आने हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इंडिपेंडेंट टाइप है, छूट गया दूसरे में इफेक्ट नहीं आएगा। सॉलिड्स फ्लूइड्स इंडिपेंडेंट टाइप है, छूट गया दूसरे पे इफेक्ट नहीं आएगा। 12th के टॉपिक में भी उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा जितना इफेक्ट मैकेनिक्स और SHM वेव का आएगा। इसलिए आपको ये बिल्कुल अच्छे से पकड़ कर रखने हैं। और 12th में तो 2-2, 3-3 चैप्टर हैं जिसमें वेव मोशन का पूरा काम है, SHM का काम है, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या देखे भाई, तो सबसे पहले तो अपना क्लिप देख करके हम लोगों ने समझ लिया कि भाई क्या है वेव मोशन, और लॉन्गिट्यूडनल क्यों है साउंड वेव, क्योंकि एयर के लेयर को हम लोग कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन सेंड करते हैं और वही आगे प्रोपेगेट करता है और वेलोसिटी के डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, वाइब्रेट करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल है। स्ट्रिंग में वेव देखा हम लोगों ने ट्रांसवर्स है। और वेव का वेलोसिटी हम लोगों ने निकालना चाहा तो वेलोसिटी को हम लोगों ने
देखा और रिकैप भी किया। भैया सॉलिड में देखने हैं तो यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, लिक्विड या गैस में देखने हैं बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। न्यूटन साहब ने बोल दिया कि भैया ये तो आइसोथर्मल है, प्रेशर अपॉन डेंसिटी करो और अंडर रूट लगाओ 280 पाओ। लेकिन वो गलत हुआ। लैप्लस साहब ने करेक्शन किया कि एडियाबेटिक प्रोसेस है भाई, आइसोथर्मल नहीं है, टाइम दे नहीं रहे और एयर के साथ कह रहे हो एनर्जी एक्सचेंज करें, हो ही नहीं पाएगा। तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस गामा पी होता है। कैसे होता है तो ये डिफरेंशिएट किया भाई, एडियाबेटिक के लिए तो पी वी का पावर गामा कांस्टेंट होता है, इसको डिफरेंशिएट किया और लाए तो बल्क मॉडुलस आया हमें गामा पी। तो गामा पी वैल्यू जब डाला गया और गामा का वैल्यू 7/5 क्योंकि डायटोमिक गैस होता है भाई एयर, इसलिए ये आया 332 और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ मैच किया, इसलिए ये हम लोगों का पक्का रिजल्ट हो गया फाइनली। इसी का हम लोग यूज करते हैं, इस पर कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, फिर फाइनली हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या है, कैसे है वो नहीं देखा, क्या है वो जरूर समझा। ट्रैवल करते हुए वेव का सारा इंफॉर्मेशन, सारे वेव पैरामीटर के इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाला सिंगल इक्वेशन ऑफ ट्रैवल करता हुआ वेव है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये आया कैसे और इस पे आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे।